हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो जो यूजीसी नेट के पेपर 1 में यूनिट 2 है, उसके जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसकी सेकंड क्लास है आज हमारी। इससे पहले हमने एक क्लास और ली थी जिसमें हमने स्टार्टिंग का जो पोर्शन है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। सो देखिए, जो फर्स्ट क्लास हमने ली थी उसमें हमने रिसर्च का ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसके बारे में डिस्कस किया था, एक्सेप्ट टाइप्स, क्योंकि हमने बोला था कि टाइप्स और जो मेथड्स हैं वो हम आज सेकंड क्लास में करेंगे, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो है 6 के 6 जो हमने बात की थी कि 7 वीडियोस होंगी और जिसमें ये सारे के सारे 6 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। 7वें वीडियो जो है वो किससे रिलेटेड होगी? प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, ताकि हमने जितना पढ़ा है क्या उससे हमारे क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे वो जानने की हम कोशिश जो है वो 7th वीडियो में करेंगे। सो अभी जो है हम बात करेंगे टाइप्स और मेथड्स की। तो देखिए, सबसे पहला कंफ्यूजन ये आता है कि जो हम टाइप्स बोल रहे हैं, आपको बहुत सारी बुक्स में जो है टाइप्स और मेथड्स में डिफरेंस नहीं नजर आएगा। वहां पे आपको जो है कॉन्टिन्यूटी में सारे के सारे टाइप, मतलब जितने भी रिसर्च से रिलेटेड मेथड या टाइप है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि वो सारे के सारे या तो किसी बुक में मेथड के अंडर डाले हुए हेडिंग में या फिर टाइप्स के अंडर। ठीक है, बट टाइप्स और मेथड में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो देखिए, अगर केवीएस मदान की मैं बात करूं, सो उस बुक में जो है क्या दिया हुआ है, ऐसे ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ये वाले टाइप्स, उसके बाद एप्लीकेशन के बेसिस पे फंडामेंटल और अप्लाइड, देन आइडिया और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल, देन लॉजिक के बेसिस पे दो और टाइप दिए इन्होंने, डिडक्टिव इंडक्टिव, और प्रोसेस के बेसिस पे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, और लास्ट है इंक्वायरी मोड के बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड। लेकिन जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स हैं वहां से देखने के बाद और काफी डिस्कस करने के बाद मैंने जो कंक्लूजन निकाला या जो चीजें एक्चुअल में दिखी, जो ऑथेंटिक बुक्स में मिली, वो क्या है कि टाइप्स की जब हम बात करेंगे रिसर्च की, सो ये 3 टाइप्स होते हैं, बेसिक और फंडामेंटल, या जिसको हम प्योर रिसर्च भी बोल देते हैं। सेकंड होगा अप्लाइड रिसर्च, थर्ड होगा एक्शन रिसर्च। जब हम मेथड्स की बात करेंगे सो हम डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल और एक्सपेरिमेंटल, ये 3 मेथड जो हैं वो मेथड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं मेजर तौर पे। इसके अलावा ऑब्वियसली रिसर्च में काम जो है वो आगे से आगे चलती रहती हैं, चीजें आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग, कुछ नया निकल के आता रहता है। सो उस बेसिस पे आपको कहीं पे एक्स पोस्ट फैक्टो या एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, वो अलग अलग भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन बेसिक अगर हम मेजर तौर पे बात करें सो इन 3 के अंडर ही वो कहीं ना कहीं आ जाते हैं। ठीक है, सो मेथड्स की बात करेंगे तो हम डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल और एक्सपेरिमेंटल की बात करेंगे। जब हम अप्रोच की बात करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड अप्रोच, ये 3 अप्रोच आ जाते हैं। मेजर तौर पे इसमें भी हम क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मान के चलते हैं, बट हम जब, क्योंकि एक्सक्लूसिवली हम ज्यादा यूज नहीं करते सिंगल का, हम दोनों को मिक्स करके ही यूज करते हैं किसी भी रिसर्च प्रोसेस में, सो हम उसको मिक्स्ड जो है रिसर्च बोल देते हैं। सो ये जो चीजें हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि टाइप्स क्या है, मेथड्स क्या है और अप्रोचेस क्या है। ठीक है जी। उसके बाद आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो ये है कि नेट के सिलेबस में हमारे पास जो मेंशन है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये 5 मेथड्स में बताए गए हैं और टाइप्स जो है वो हमसे इन जनरल बोला गया है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च भी आपको करने हैं, यानी ये चीजें तो हमें कवर करनी ही है। और अगर हम बात करें इनमें से, सो जो ये नॉन स्ट्रक्चर्ड हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं, तो इनके एटलीस्ट मीनिंग हमको पता होनी चाहिए। सो हम ओवरऑल ये जो दोनों स्लाइड्स आपको दिख रही हैं इनके बेसिस पे हम इस वीडियो में क्या स्टडी करने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। सो हम पढ़ेंगे बेसिक, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च, तीनों के तीनों। फिर हम डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एक्सपेरिमेंटल देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल में क्या मेजर डिफरेंस है या क्या फर्क है। ठीक है, जब हम हिस्टोरिकल की बात कर रहे हैं तो हिस्टोरियंस करते हैं यूजुअली ये रिसर्च, सो हम हिस्टोरियंस, और एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं तो हम साइंटिस्ट को याद रखते हैं। सो हम हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट जो है वो किस तरीके की रिसर्च या क्या फर्क होता है वो भी देखेंगे एक बार। फिर है एक्सपेरिमेंटल वर्सेस एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो इसलिए क्योंकि ये काफी पॉपुलर टर्म हो रखी है आजकल, तो हमें पता होना चाहिए, जो कि हम एक्सपेरिमेंटल के साथ कंपेयर करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे डिडक्टिव, इंडक्टिव रिसर्च, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड रिसर्च, और इसके बाद जो है हम एनालिटिकल, एक्सप्लोरेटरी,
और उसके बाद एक्सप्लेनेटरी। सो ये 3 और टर्म्स जो मैं यहाँ इंडेक्स में डालना शायद भूल गई, ये 3 भी आपको देखने को लास्ट में मिलेंगी। ठीक है जी, तो शुरू कर देते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले है बेसिक, प्योर और फंडामेंटल रिसर्च। सो ये नाम आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिक रिसर्च है वो बेस किस लिए बोल रहे हैं, फंडामेंटल को भी हम बेस ही बोलते हैं, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं तो वो बेसिक राइट्स है ना हमारे। सो फंडामेंटल, बेसिक या फिर प्योर फॉर्म जो है उसको भी, इन तीनों वर्ड्स को हम सिनोनिमसली यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर मेन पर्पस क्या है बेसिक रिसर्च का, कि वो एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसको एड ऑन करती है, यानी कि कोई नई डिस्कवरी या इनोवेशन की हमने कुछ नया डिस्कवर किया है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज में एड ऑन हो गया, वो क्या होगी, फंडामेंटल बेसिक या प्योर रिसर्च। मोस्टली ये एकेडमिक होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसकी इतनी ज्यादा होती नहीं है, और ये बहुत वाइड होती है नेचर की, अगर हम बात करें तो एक्सटेंसिव होती है ये नेचर में। सो आपको याद क्या रखना है कि जो फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च है वो एड ऑन करती है एग्जिस्टिंग नॉलेज में, पहली बात। दूसरी बात, अब एड ऑन कर रहे हैं ना तो कोई नई चीज है, मतलब राइट, प्योर फॉर्म में है जो अब तक नहीं थी। सो डिस्कवरी की है हमने, कुछ नया इनोवेट किया है। ठीक है, और मोस्टली जो है ये एकेडमिक में यूज की जाती है, ना कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, और एक्सटेंसिव जो है वो इसका नेचर है। जब हम अप्लाइड रिसर्च की बात करेंगे तो वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट कैसे हो गया कि अप्लाइड रिसर्च प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करती है, यानी कि जो स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं सोसाइटी में, जो सोसाइटी फेस कर रही है, तो उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश कौन करती है, अप्लाइड, यानी जिसको हम अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन देगी किसको, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है हमारे पास उसके, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन हमें यहां देखने को मिलेंगे। अब सॉल्यूशन है यानी कि एप्लीकेशन पार्ट आ गया, राइट, सिर्फ एकेडमिक पार्ट नहीं बचा ना, एप्लीकेशन पार्ट आ गया, और कुछ नया इनोवेशन आइडिया, इनोवेटिव आइडिया हमारे पास यहाँ पे आ गया। इट कैन बी यूज फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिनोमिना, यानी कि जब हम एप्लीकेशन बोल रहे हैं तो कोई प्रैक्टिकल यूज हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सो ये प्रैक्टिकल यूज की बात आ गई। और पॉलिसी फॉर्मुलेशन या जो एजुकेशन में हम चीजें पढ़ते हैं उन सब में ऑब्वियसली हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे अगर ये प्रैक्टिकली यूज हो सकती है इस टाइप की रिसर्च, राइट। सो ये हमेशा जो है एकेडमिक नहीं होती, ये एकेडमिक के अलावा क्या चीज आ जाती है, यानी कि इट इज ऑलवेज डन अकॉर्डिंग टू बेसिक रिसर्च, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी तब हम अप्लाइड के ऊपर जाएंगे। तो बेसिक जो है वो न्यू इंफॉर्मेशन है एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर, और अप्लाइड जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने के लिए है। तो ये कंपैरेटिवली इंटेंसिव होगी, यानी इसका स्कोप जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा जितना कि बेसिक रिसर्च का होता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फंडामेंटल और अप्लाइड में क्या डिफरेंस है। तीसरा हम पढ़ते हैं एक्शन रिसर्च। सो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो एक्शन रिसर्च जो है ये टर्म किसने दी, कर्ट लेविन ने, जो हम इनकी थियरी भी बहुत बार पढ़ते हैं, और थियरी पढ़ते टाइम कर्ट लेविन की जो थियरी पढ़ी थी उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि एक्शन रिसर्च टर्म इन्होंने दी थी। तो ये 1940s में इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया, ये टर्म दी। लेकिन इसको यूज किसने किया एजुकेशन के फील्ड में, सबसे पहले स्टेफन एम कोरे। सो आप ये दोनों नाम याद रखेंगे। एक्शन रिसर्च 2 वर्ड से बनी है, एक है एक्शन यानी आप कुछ कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग, राइट, और रिसर्च विच इज एनालाइजिंग, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, आप रिसर्च कर रहे हैं, जो हम रिसर्च का मतलब ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि हम दोबारा से सर्च कर रहे हैं, किसी भी चीज को एड ऑन कर रहे हैं, राइट। सो हम एक्शन रिसर्च को क्या बोल सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस, क्योंकि आप इसमें करके और फिर सीख रहे हैं। ठीक है जी, यानी यू आर डूइंग समथिंग, एक्शन ले रहे हैं आप किसी चीज के ऊपर, और उसकी वजह से आप कुछ एनालाइज करके चीजें लेके आ रहे हैं। सो एक्शन रिसर्च एक तरीके से अप्लाइड। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि अप्लाइड और एक्शन में क्या फर्क हुआ, क्योंकि ये भी जो है सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होगी। सो अप्लाइड रिसर्च का ही टाइप मानी जाती है ये एक तरीके से, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च थोड़ा सा कंपैरेटिवली ब्रॉड हो गया, एक्शन रिसर्च नैरो टर्म में आ जाएगी। दूसरा, बहुत सारे लोग जब इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे होते हैं तब वो क्या बोलते हैं कि एक्शन रिसर्च जो है, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्शन रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च से, कि जो एक्शन रिसर्च है वो रेलेवेंट है किसमें, क्लासरूम सिचुएशंस में, जबकि जो दूसरी है यानी कि जो अप्लाइड रिसर्च है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और वो वाइडर एप्लीकेबिलिटी होगी। जो मैंने आपको बताया कि जो अप्लाइड रिसर्च है वो एक क्या हो गई हमारे पास, ब्रॉड टर्म हो गई, ये लगा के चलिए। लेकिन जब हम एक्शन रिसर्च बोल रहे हैं, एक्शन रिसर्च, सो वो किस में आ गई, वो क्लासरूम तक सीमित हो गई एक तरीके से,
मतलब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये कुछ एक रिसर्चर्स ने बोला। लेकिन एनसीईआरटी की एक हैंडबुक जो कि 2003 में पब्लिश हुई, उसमें क्या नाम था उसका, हैंडबुक ऑन एक्शन रिसर्च फॉर प्राइमरी टीचर्स। इसके अंदर इन्होंने कुछ चीजें स्पेसिफाई की कि कैसे एक्शन रिसर्च जो है वो डिफरेंट है अप्लाइड से। सो जो एक्शन रिसर्च की नीड है वो कहाँ पे होती है, वो एक डिससेटिस्फैक्शन से शुरू होती है। मान लो कि आप एक टीचर हैं और आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, या फिर मान लो मैं हूं बीइंग अ टीचर, मैं क्या कर रही हूं, मैंने ये पीपीटी प्रिपेयर की, ठीक है। तो जब मैं पीपीटी प्रिपेयर कर रही थी, ऑब्वियसली काफी लंबी वीडियो बनेगी मुझे पता था, और इस पीपीटी को प्रिपेयर करते टाइम मुझे कई बार ये आया होगा कि बहुत लंबा जा रहा है, बना देती हूँ ना कोई भी वीडियो। लेकिन तो वो एक डिससेटिस्फैक्शन हुआ ना। तो सेटिस्फैक्शन किस चीज से आया मुझे, कि नहीं मैं इसी के अंदर जो है क्वालिटी डालती हूं ताकि एक अच्छी वीडियो जो है वो निकल के आए। ऐसे ही अगर क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है और टीचर डिससेटिस्फाई है, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं है किसी बच्चे की परफॉर्मेंस से, सो उस बच्चे की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए टीचर क्या करेंगे, सो वो जो काम करेंगे ना वहां पे, वो क्या हुई, वो एक नीड यहाँ पे क्या हुई एक्शन रिसर्च की, कि टीचर डिससेटिस्फाई है किसी बच्चे की परफॉर्मेंस से, ठीक है। सो डिससेटिस्फेक्शन के कारण क्या आता है, फिर हमारे पास एक्शन रिसर्च आता है। अगर मैं एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूं, सो एक टीचर हैं और वो मान लो कुछ, या इंग्लिश के टीचर हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं है बच्चों की जो स्पेलिंग है उससे, कि वो स्पेलिंग में जो है मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। सो अब टीचर जो है वो क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, वो डिससेटिस्फाइड है, नीड यहाँ पे एक्शन रिसर्च की आ गई। अब टीचर क्या करेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, और वो सोल्यूशन या तो वो हो सकता है कि अपनी मेथोडोलॉजी चेंज करें, टीचिंग मेथड चेंज करें, उसके बाद वो चेक करके देखें कि बच्चों को वो चीज आती है या नहीं, ठीक है। सो ये क्या हो गया कि टीचर एक डिससेटिस्फाई थे, उन्होंने एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की और उसको फिर अप्लाई किया। सो ये एक बेसिक लेवल पे क्या हो गया, ये एक्शन रिसर्च हो गया, इतनी सी बात है। और इसकी नीड कहां से आती है, किसी भी डिससेटिस्फैक्शन से, चाहे जैसे कि टीचर डिससेटिस्फाई है प्रेजेंट परफॉर्मेंस से अपने स्टूडेंट्स की मैथ्स में। अब वो क्या करेंगे, वो इम्प्लीकेशंस जो है वो किसमें लाएंगे, चेंजेस करेंगे बेसिकली। और वो चेंजेस की वजह से क्या होगा, वो एक, अगर जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक क्या रहेगी, वो साइकिल चलती रहेगी, एक्शन रिसर्च की जो साइकिल है, ठीक है। सो इतनी चीज आपको समझ आनी चाहिए। फिर है इट हैज इंप्लीकेशंस फॉर चेंजेस इन द वेज एंड मीनिंग ऑफ डूइंग थिंग्स। सो इसमें क्या इंप्लीकेशंस होते हैं कि आप अपना तरीका चेंज कर सकते हैं। सो प्रैक्टिशनर्स जो हैं जिनका एक क्लियर विजन होता है, अब टीचर का क्लियर विजन है कि उन्होंने स्पेलिंग्स जो है बच्चों की सही करवानी है, ठीक है। और तो वो क्या करेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करके और उस गोल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक स्मॉल स्केल इंटरवेंशन इसको हम कहेंगे, ठीक है। इट एम्स एट ब्रिंगिंग आउट चेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ प्रैक्टिशनर हरसेल्फ और हिमसेल्फ। सो जो प्रैक्टिशनर है, यानी हम टीचर जो लेके चल रहे हैं, वो अपनी फंक्शनिंग में चेंज करेंगे, ठीक है। और इसीलिए ये स्मॉल स्केल पे इंटरवेंशन है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्लासरूम तक सीमित हम इसको कई बार मानते हैं। अगर क्लासरूम आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोकल लेवल तक सीमित इसको मानेंगे, ठीक है। एक्शन रिसर्च जो है वो लोकल लेवल पे होगा। इट मे और मे नॉट हैव अ कॉन्सिक्वेंस फॉर अदर्स। तो वो अब जो फंक्शनिंग कर रहे हैं, जो चेंजेस ला रहे हैं, वो उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये नैरोली फोकस्ड रिसर्च है जो कि प्रैक्टिशनर अपने लेवल पे करते हैं। टीचर जो है वो स्पेलिंग एरर को रिड्यूस करना चाह रहा है, ये अपने लेवल पे ही कर रहा है ना वो। अब ये तो जरूरी नहीं है कि जो दूसरा स्कूल है मान लो पास में, उस स्कूल के बच्चों को भी सेम दिक्कत हो, उनको कोई और दिक्कत हो सकती है, राइट। सो एक्शन रिसर्च जो है वो किससे कंसर्न है, वो रियल प्रॉब्लम फेस्ड बाय प्रैक्टिशनर। ये अब यहाँ पे टीचर जो है वो स्कूल में इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो एक रियल प्रॉब्लम है, और वो अलग अलग स्कूल में अलग अलग टीचर की अलग अलग दिक्कत हो सकती है। सो ये बहुत लोकल लेवल पे क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, और उसी को हम एक्शन रिसर्च बोल रहे हैं, ठीक है। सो फाइंडिंग सोल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। हमें इमीडिएट क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए उस चीज का। सो इन एब्सेंस ऑफ विच इट कांट बी टर्म्ड एज एक्शन रिसर्च। तो जब तक सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, सोल्यूशन की एब्सेंस है अगर, तो हम उसको एक्शन रिसर्च नहीं बोल सकते। एक्शन रिसर्च enables teachers, practitioners to engage in critical reflection on specific aspect of their curriculum and pedagogy and bring out desired changes therein. सो वही सेम बात हो गई यहाँ पे कि वो चेंजेस जो उनका करिकुलम है या पेडागोजी है, या पेडागोजी में फर्दर जो टीचिंग मेथड है या कोई तरीका है जिससे वो पढ़ा रहे हैं, सो वो चीज चेंज करने की जरूरत है। इट हेल्प्स टीचर्स टू नो देयर स्टूडेंट्स वेल, इंटरेक्ट विद देम, ऑब्जर्व देम एंड गैदर द डाटा,
ठीक है। सो ये क्या हो गया कि टीचर को बच्चों को अच्छे से समझने के लिए हेल्पफुल है ये टीचर के लिए। इट कैन बी कंडक्टेड बाय सिंगल टीचर। अब ये सिंगल, अगर सिर्फ उनको स्पेलिंग में दिक्कत हो रही है और वो भी इंग्लिश में, तो इंग्लिश के टीचर की दिक्कत है तो वो टीचर अकेला उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन टीम टीचिंग में भी हो सकता है, यानी टीम ऑफ टीचर्स भी इसको एक्शन रिसर्च कर सकती हैं कि कोई कॉमन प्रॉब्लम आ रही है दो टीचर्स को, ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं कि एक्शन रिसर्च जो है वो इंडिविजुअल भी है, कोऑपरेटिव भी है और कोलैबोरेटिव रिसर्च भी है, एक तरीके से कि आप कोलैबोरेशन में भी काम कर सकते हैं एक्शन रिसर्च करने के लिए, यानी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, और आप अलग अलग इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इट इज कॉन्टेक्चुअल इन नेचर। कॉन्टेक्चुअल यानी कि अगर ये एक स्कूल की दिक्कत है या एक टीचर की दिक्कत है, तो वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। एक जगह की दिक्कत है दैट डजंट मीन कि दूसरे स्कूल में भी सेम दिक्कत है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। सो इसी वजह से क्या बोल रहे हैं, कॉन्टेक्चुअल है, कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे होगी। अब मेजर फीचर्स जो हमने देखे वो क्या है एक्शन रिसर्च के। पहला है सिचुएशनल है, क्योंकि सबकी अलग अलग सिचुएशन होंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इंटरवेंशन इन रियल वर्ल्ड, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, रियल सिचुएशन है और वहां पे रियल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। अडोप्शन ऑफ अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस। अब टीचर ने क्या किया कि उनको दिक्कत आई, मान लो किसी भी काम में, जैसे हमने स्पेलिंग वाला बोला, उन्होंने कोई तरीका अपनाया, एक तरीका अपनाया, लेकिन उनको वो तरीका बच्चों को काम नहीं आया और जो परफॉर्मेंस वो चाह रहे थे वो नहीं आई अभी तक। सो हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके पे शिफ्ट हो जाएंगे। हम देखेंगे कि क्या दूसरा तरीका हो सकता है जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सो अल्टरनेटिव प्रैक्टिस है यहाँ पे, ठीक है। इमीडिएट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। सो वहां पे क्या है, प्रॉब्लम सडनली आएगी ना कि टीचर पढ़ा रहे और बच्चे को समझ नहीं आया, सो अब किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, तो वहां पे वो सोचेंगे। सो वो क्या हो गया, वो एक्शन रिसर्च है। इमीडिएट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, वहां पे रियल लाइफ प्रॉब्लम है। गोल ऑफ सोशल साइंस। मोस्टली ये सिचुएशन जो है वो सोशल साइंस में अपीयर होती है जब हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं, ठीक है। कोलैबोरेटिव और पार्टिसिपेटरी है, जो हमने बताया कि इंडिविजुअल या सिंगल टीचर जो है वो भी इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं, और टीम जो है टीचर्स की वो भी इसके ऊपर काम कर सकती है। तो कोलैबोरेटिव भी हो सकती है, होगी ऑब्वियसली, अगर टीम ऑफ टीचर्स जो है वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और पार्टिसिपेटिव तो होगी। को लर्निंग होगी यहाँ पे। को लर्निंग किस लिए, क्योंकि एक्शन रिसर्च एक तरीके से कोलैबोरेटिव अप्रोच हुआ और उसकी वजह से साथ साथ आप भी तो सीख रहे हैं ना, बच्चों के साथ साथ आपकी भी चीजें इंप्रूव हो रही हैं। सो वो एक तरीके से क्या हुआ, एक्शन रिसर्च। सेल्फ इवेल्युएटिव है, क्योंकि आपने जो आइडिया दिया उसके बाद वो चीज हुई या नहीं, सेल्फ अपने आप में ही सेल्फ इवेल्युएशन हो गया ना वहां पे। अगर वो हो जाती तो आपको दूसरे तरीके पे या दूसरी साइकिल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो एक्शन रिसर्च एक प्रोसेस है, लेकिन अगर ये प्रोसेस है एक्शन रिसर्च, तो कुछ ना कुछ साइकिल भी होगी इसकी। ये है हमारे पास साइकिल। सबसे पहले हम प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद हम एक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि उससे क्या चीजें हुई, और देन हम रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट करके हमें पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला या नहीं। अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकला तो हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे साइकिल को, ठीक है। जहां भी जरूरत पड़ी सेम साइकिल। अब आपको ये नाम दिख रहा होगा, स्टेफन कैमिस, इन्होंने ये साइकिल दी है, तो इनका नाम भी जो है वो याद रख लीजिएगा। अब एक्शन रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें एक सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। इस साइकिल के बेसिस पे हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन हमें मिला, उसको हमने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद हमने टेस्ट किया, चाहे अगर हम स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो हमने टेस्ट किया वहां पे, ठीक है, और एक्सेप्ट किया सॉल्यूशन को ओनली व्हेन इट सेटिस्फाइज द अबव टेस्ट। सो जो जिस वजह से, जिस गोल की वजह से हमने ये सॉल्यूशन निकाला था, सो क्या उस चीज को ये फुलफिल कर रहा है। तो जब तक टीचर को सेटिस्फेक्शन नहीं आ जाएगी तब तक वो साइकिल रिपीट मोड पे चलती रहेगी, ठीक है जी। सो ऐसा जो प्रोसेस जो कि टीचर अडॉप्ट कर रहा है टू सॉल्व हर और हिज ओन प्रॉब्लम्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्शन रिसर्च। एज सिंपल एज दैट। सो अब मैंने रिपीट कर दिया काफी बार, तो आपको एक्शन रिसर्च तो आई थिंक समझ आ गया होगा। सो एक्शन रिसर्च कौन करता है, प्रैक्टिशनर्स करते हैं, या जो प्रैक्टिस में है ना, जो टीचर्स हैं वो करेंगे, रादर देन प्रोफेशनल रिसर्चर्स। तो प्रोफेशनल रिसर्चर्स जो करेंगे वो एक्शन रिसर्च नहीं कहलाएगा।
स्कोप क्या क्या है। अब स्कोप हम क्या लगा के चल रहे हैं कि एक्शन रिसर्च जो है वो हम लोकल लेवल पे कर रहे हैं, एक तरीके से प्रैक्टिशनर्स कर रहे हैं इसको। सो करिकुलम प्लानिंग में या कोर्स मटेरियल को डेवलप करने में, प्रोग्राम को डिलीवर करने में क्या मेथड्स आप यूज कर रहे हैं, लर्निंग स्ट्रैटेजीज क्या है, टीचिंग मटेरियल क्या है, जो स्टूडेंट का असेसमेंट और इवेल्युएशन करते टाइम, स्टाफ के डेवलपमेंट के टाइम, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम, बिहेवियरल चेंजेस के दौरान। सो बहुत लंबा एक्शन रिसर्च का जो है वाइड स्कोप है इसका। सो ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत वाइड स्कोप हो जाएगा एक्शन रिसर्च की जब हम बात करेंगे। सो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने 3 जो है टाइप्स जो है हमारे रिसर्च के वो हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं मेथड्स के ऊपर। तो हमारा पहला मेथड हमने क्या बोला था, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। जो इसका नाम है ना वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। जो लिटरल टर्म है कि आप कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है जी। सो ये डिस्क्राइब और इंटरप्रेट करता है किसको, व्हाट इज यानी क्या है, जो चीज है व्हाट का आंसर देगा डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। इट इज कंसर्न विद कंडीशंस एंड रिलेशनशिप जो कि एग्जिस्ट करते हैं, ओपिनियंस जो कि हैं, प्रोसेसेस जो कि ऑनगोइंग है, इफेक्ट्स जो एविडेंट दिख रहे हैं हमें, या ट्रेंड्स जो कि डेवलपिंग है, ठीक है। इट इज प्राइमरीली कंसर्न विद प्रेजेंट, प्रेजेंट से कंसर्न होता है, लेकिन कई बार जो है पास्ट इवेंट्स को या इन्फ्लुएंस होता है पास्ट इवेंट्स का, सो वहां से भी करंट सिचुएशन से वो रिलेट कर देते हैं, ठीक है जी। सो वैसे तो इसका क्या मतलब रहेगा कि ये व्हाट का आंसर देगा, जो हमें याद रखने वाली चीज है। दूसरी याद रखने वाली चीज है कि ये प्रेजेंट की सिचुएशन को एनालाइज करता है, ना कि पास्ट की को तब कर सकता है जब, क्योंकि वो कनेक्ट हो सकती है, बट प्राइमरी यानी जो मेजर प्राइमरी रिएक्शन होगा, गोल होगा, वो प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर होगा। सो ये जो डेफिनेशन थी ये बेस्ट और कैन के हिसाब से थी, 2005 में इन्होंने दी थी। अब डिस्क्रिप्टिव जब हम मेथड की बात करेंगे तो 2 तरीके से हो सकता है, यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। किसके बेसिस पे, कि हमने कितनी बार डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है। एक होता है क्रॉस सेक्शनल, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल जब हम सिर्फ एक बार डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कि मान लो आप जो है किसी से क्या करना चाह रहे हैं, आपको ये देखना है कि फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो आपने क्या किया, आपने एक बच्चा फर्स्ट क्लास का लिया, एक बच्चा सेकंड क्लास का लिया, दूसरी या फिर आपने सैंपल के बेसिस पे मान लो 5-5 बच्चे ले लिए, 5 बच्चे फर्स्ट के, 5 सेकंड क्लास के, 5 बच्चे थर्ड क्लास के, तो ऐसे आपने 10th क्लास तक 5-5 बच्चों के सैंपल ले लिए, ठीक है। सो आपने क्या किया, वहां पे डाटा जो कलेक्ट किया वो एक बार जाके किया फर्स्ट टू 10th का। ये क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल, यानी आपका इंटरेक्शन जो है वो एक ही बार हुआ स्टूडेंट से। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं, अगर मुझे सेम चीज करनी है कि मुझे फर्स्ट से लेके 10th तक क्या देखना है, प्रोग्रेस देखनी है, बच्चों में डेवलपमेंटल चेंजेस देखने हैं। सो और मुझे क्या करना है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मतलब जो फर्स्ट क्लास में कोई बच्चा है उसको मैंने लिया, अब हम जब तक स्टडी करेंगे जब तक वो बच्चा 10th में नहीं हो जाता, यानी कि मैं डाटा एक से ज्यादा बार कलेक्ट कर रही हूं, सेम ग्रुप से कलेक्ट कर रही हूं, सेम बच्चे का कलेक्ट कर रही हूं, ठीक है। सो वो क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल जो है वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, बहुत लंबा हो गया, 10 साल की रिसर्च हो गई अगर मैं फर्स्ट टू 10th कर रही हूं, राइट। सो वो लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, डाटा कलेक्शन एक से ज्यादा बार होगा फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल्स, ठीक है। लेकिन यहां पे इंडिविजुअल्स फिर डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमें एक ही बार कलेक्ट करना है। सो वो अलग अलग जो हमारा टॉपिक होगा उसके बेसिस पे होंगी चीजें। सो अगर एक बार डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी, एक से ज्यादा बार कर रहे हैं सेम इंडिविजुअल से तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अब कुछ एक सब कैटेगरीज होती हैं, और इन सब कैटेगरीज को कई बार मेथड्स या टाइप्स जो है अलग से बना के दिखा दिया जाता है। जैसे कि अगर आप कहीं या तो कि कोई और वीडियो देखें किसी की, या फिर आप क्या करें कोई बुक उठा के देखें, तो उसमें भी आपको क्या मिल जाएगा रैंडमली, जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो है या क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशनल है, ये डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ अलग से दिए मिलेंगे कि ये सारे के सारे रिसर्च के जो है टाइप्स हैं या मेथड्स हैं। लेकिन ये जो कैटेगरीज आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव का ही पार्ट है, सब कैटेगरीज हैं, ठीक है जी। सो ये ध्यान रखना है आपको। केस स्टडीज कि आप डीप में जाके क्या कर रहे हैं, किसी भी केस को स्टडी कर रहे हैं। जैसे कई बार क्रिमिनल्स की केस स्टडी होती है कि पहले क्या क्या रहा, वो वाली सिचुएशन, तो वो क्वालिटेटिव में आ जाता है। ऑल्दो क्वांटिटेटिव भी हो सकती है केस स्टडीज की, आप क्या करना चाह रहे हैं, डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। मान लो किसी स्टूडेंट का आपको जो है एकेडमिक डाटा कलेक्ट करना है, तो वो एक तरीके से हुई तो केस स्टडी उसकी, कि आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, राइट। सर्वे हो गए, डेवलपमेंटल स्टडीज, फॉलो अप स्टडीज। डेवलपमेंटल यानी कंटिन्यूटी में आप डेवलप करने के लिए, किसी भी टॉपिक को फर्दर जानने के लिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए। फॉलो अप स्टडीज, कंटेंट और डॉक्यूमेंट एनालिसिस, सेकेंडरी एनालिसिस, ट्रेंड
और कोरिलेशनल स्टडीज में क्या होता है, कोरिलेशन निकालते हैं, जो हमारा एक तरीके से और ज्यादा डीप में या न्यूमेरिकल पार्ट आ जाता है, और पेपर 1 में इससे रिलेटेड बहुत रेयर होता है कि आपसे कुछ पूछ लिया। अगर मुझे लगा कि फर्दर कुछ इंक्लूड करने की जरूरत है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी। क्वालिटेटिव, ऑब्जर्वेशनल और एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो को कैजुअल या कॉजुअल जो बोलते हैं हम, कंपैरेटिव स्टडी भी बोलते हैं, ठीक है। सो मेजर तौर पे ये जो है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफी फेमस टर्म है, आपको इधर उधर देखने को मिल जाएगी। तो इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सपेरिमेंटल के साथ स्टडी कर लेंगे। अब डिस्क्रिप्टिव में हम फर्दर देखेंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं। ऑल्दो जो हमारा सिलेबस मेंशन है उसमें स्टेप्स ऑफ रिसर्च जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो हमारी उसके ऊपर रहेगी। स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्यों दे दिया इन्होंने, क्योंकि पर्टिकुलर हर एक कितने भी रिसर्च हो उनके कुछ एक पर्टिकुलर फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर जनरलाइज वे जो है रिसर्च का वो हम मान के चल सकते हैं। लेकिन जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं तो कुछ स्टेप्स यहां भी देख लीजिए। सेलेक्ट करेंगे आप पहले प्रॉब्लम को कि आपने किस चीज पे काम करना है, या आप स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर स्टेटमेंट और डिफाइन करेंगे उस प्रॉब्लम को कि आपने पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो सोच लिया, डिसाइड हो गई है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा, फिर आप सोचेंगे कि आपने किस तरीके से डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। आप लिस्ट बनाएंगे उस चीज की। डेवलपमेंटल टूल्स को सिलेक्ट करेंगे कि कैसे आप टूल्स जो है सिलेक्ट करेंगे कि कौन से टूल्स आपने यूज करने हैं। फिर आप सैंपल सिलेक्ट करेंगे। सैंपल किस तरीके से, यानी सैंपलिंग का जो तरीका है कि आप कैसे सैंपल्स किस किस तरीके के सैंपल ले सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च डिटेल में करेंगे। डाटा को कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर एनालाइज करेंगे जो आपके पास डाटा, जो यहां तो आपने ये सोचा था ना कि डाटा किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, यहां पे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर आप एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे, और फिर एक रिसर्च रिपोर्ट जो है वो वहां पे पब्लिश हो जाएगी, लिख देंगे आप उसको। सो ये फर्दर ये जो है स्टेप्स रहेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। फिर आता है हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च। अब नाम से ही पता चल रहा है, जैसे डिस्क्रिप्टिव में क्या था कि आप डिस्क्रिप्शन देंगे, बताएंगे क्या है, व्हाट का आंसर देंगे। हिस्टोरिकल में क्या है कि आप सिस्टमेटिकली कलेक्ट कर रहे हैं पास्ट की कोई चीज, ठीक है। सो वो पास्ट से रिलेटेड होगा इसमें आपका डाटा। So this is systematic collection and objective evaluation of data. Data किस कैसा डाटा, related to past occurrences to determine causes, effects or trends of those events that may help explain प्रेजेंट इवेंट्स एंड एंटिसिपेट फ्यूचर इवेंट्स। तो देखिए डिस्क्रिप्शन की जब हम बात कर रहे थे, हम क्या कह रहे थे कि प्राइमरीली हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कनेक्टेड इवेंट है तो हम पास्ट की चीजें भी जो कि इन्फ्लुएंस कर रही हैं हमारी प्रेजेंट की सिचुएशन को, हम इंक्लूड कर सकते हैं। सेम यहां पे है कि हिस्टोरिकल में वैसे तो पास्ट की चीजें होंगी, पास्ट में जो चीजें हुई हैं या उनको हम कलेक्ट कर रहे हैं, बट उनके बेसिस पे वो प्रेजेंट इवेंट्स जो है उनसे भी मेल खा सकती हैं, प्लस वो फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकती हैं, एंटिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है। सो प्राइमरीली पास्ट रहेगा, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में प्राइमरीली प्रेजेंट रहा था। सो ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब हिस्टोरिकल रिसर्च करनी क्यों है? सो मेजर रीजन जो है, वैसे तो कोई भी हो सकता है, पर्सनली रिसर्चर जो है उसका अपना रीजन हो सकता है, लेकिन मेजर तौर पे क्या क्या होते हैं, प्लेस इवेंट्स इन लॉजिकल सीक्वेंस की जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं हम क्या कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली कलेक्ट करके इवेल्युएट करके उनको लॉजिकल सीक्वेंस में लाने की कोशिश करेंगे। डिटरमाइन एक्टिविटीज सराउंडिंग एन इवेंट, की कोई इवेंट हुआ है उसके आसपास की ये जो एक्टिविटीज उसको डिटरमाइन कर रही हैं उनके ऊपर स्टडी करें। प्रिजर्व इंफॉर्मेशन दैट वुड अदरवाइज बी लॉस्ट, कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम चाह रहे हैं कि इस पे काम अभी हो जाएगा तो ठीक है, वरना फ्यूचर में जाके ये लॉस्ट हो जाएगी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये मिलेगी नहीं हमें देखने को फिर। सो हैव इम्प्लीकेशंस फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सो उनके इम्प्लीकेशंस जो है वो प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी बेनिफिट हमें दे सकते हैं, ये जानने के लिए कि अभी उनके बेसिस पे प्रेजेंट में या फ्यूचर में एंटिसिपेट करने के लिए, फ्यूचर को एंटिसिपेट करने के लिए भी हम हिस्टोरिकल रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही रीजन है, बट ये तो है ही, ठीक है। अब हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या स्टेप्स रहेंगे, सेम वही कि आप पहले क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सेलेक्ट करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद डाटा को क्रिटिसाइज करेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में ये इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है जो कि आपको पता होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा और राइटिंग ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, सेम चीज। सो इसमें से जो नई चीज हमें दिख रही है वो क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा। सो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल डाटा क्या क्या होगा। जो डाटा हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, कि हमने डाटा कलेक्ट किया, सो वो दो तरीके से हो सकता है, प्राइमरी डाटा या फिर सेकेंडरी डाटा।
अब डाटा होता क्या है, एक इंफॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। वो डाटा हो गया कि हमने जो है पास्ट की कोई चीजें कलेक्ट की, कोई डाटा कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, ये इंटरप्रेट करके और लास्ट में फिर रिपोर्ट लिखेंगे हम, राइट। सो वो प्राइमरी भी हो सकता है डाटा और वो सेकेंडरी भी हो सकता है। सो प्राइमरी यानी कि ईयर या आई विटनेस या फिर फर्स्ट विटनेस टू द फैक्ट, ये किसने बोला था, गुड बार और स्केट्स ने 1941 में। सो जहां पे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स हों, फॉर एग्जांपल मुझे सावित्रीबाई फुले के बारे में जानना है और मुझे उनसे रिलेटेड चीजें करनी है, या उनसे क्या क्या चीजें रिलेटेड थी, उनकी लाइफ क्या थी, वो सारी चीजें जाननी है। हिस्टोरिकल हो गया क्योंकि सावित्रीबाई फुले अब तो है नहीं, पहली बात। सो हिस्ट्री में जो जो चीजें प्रेजेंट हैं, अब अगर कोई ऐसी चीज है, कोई पोएम है जो उन्होंने लिखी है, या जो डायरेक्टली उनसे रिलेटेड है, या कोई पर्सन है जो उनसे रिलेटेड है, ठीक है। सो उसको जाके मैं बात करूं, या फिर जहां पे वो रहती थी, उनका कोई घर है पुश्तैनी, अगर मैं वहां जाके देखूं, सो वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, प्राइमरी डाटा में। लेकिन सेकेंडरी डाटा क्या होगा, जो कि सेकेंड इंफॉर्मेशन है, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, कि मैं क्या कर रही हूँ, जो पहले से रिसर्च आर्टिकल छपे हुए हैं उनको पढ़ रही हूँ और उसके बेसिस पे अपना कोई जो है अपना माइंडसेट बना रही हूँ उनके बारे में, या मैं अपनी एक रिपोर्ट बना रही हूँ उन रिसर्च आर्टिकल के बेसिस पे। सो वो रिसर्च आर्टिकल किस में आ गई, सेकेंडरी डाटा में। फर्दर अगर हम देखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में क्या होगा, प्राइमरी डाटा में पर्सनल रिकॉर्ड्स होंगे, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी हम प्राइमरी डाटा में ही डालेंगे। मान लो कोई मीटिंग हुई है या कोई ऐसी चीज हुई है जो कि रिकॉर्ड्स में है, तो वो क्या रहेगा, ऑफिशियल रिकॉर्ड। मान लो गवर्नमेंट ने ही कोई चीज छाप रखी है किसी के बारे में जो जिस पे मुझे रिसर्च करना है, तो वो ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा, उसको प्राइमरी डाटा माना जाएगा, ठीक है। बायोग्राफीज वगैरह है वो किस में इंक्लूड हो जाएंगी, प्राइमरी डाटा में। सो चार्टर्स, जैसे हमने चार्टर हिस्ट्री में हम चार्टर एक्ट पढ़ते हैं 1813 या बहुत सारे 33 या काफी सारे, विल है कोई, तो पिक्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, या डायरी किसी ने लिखी हुई है, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि उनके लिखे हुए खतों के द्वारा, तो वो जो खत है वो प्राइमरी डाटा में आएंगे। ओरल टेस्टिमनी है कि मान लो कोई फैमिली जो है, उनकी फैमिली ट्री से हमें पता चला कि हाँ ये इंसान उनसे रिलेटेड है, उनसे पता चले, या उनसे मिलते थे, या उनके कोई फ्रेंड है जो अभी भी हो, तो वो केस में आ जाएगा ओरल टेस्टिमनी में। या कोई जो है रिमेन्स या रेलिक्स हम बोल देते हैं, जिसमें बिल्डिंग, फर्नीचर, एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ये प्राइमरी डाटा रहेगा। प्राइमरी डाटा मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, उनके साथ जो चीज हुई हो या उन्होंने कुछ लिखा हो, वो प्राइमरी। सेकेंडरी डाटा जो कि सेकेंड हैंड होगा, यानी कि उनसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट उनपे किसी ने काम किया हो, या टेक्स्ट बुक हो, एनसाइक्लोपीडिया, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, रिव्यू किसी ने लिख रखा हो, तो वो सारी चीजें सेकेंडरी डाटा में आ जाएंगी। अब मैंने बोला था कि हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म एक स्टेप हमने बताया था, ये स्टेप क्या था हमारे पास, ये रहा, क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा, ये बोला था। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई डोंट थिंक अभी तक कोई क्वेश्चन आया होगा बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म की जब हम बात करेंगे तो दो तरीके से होता है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इंटरनल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल को लोअर क्रिटिसिज्म बोलते हैं और इंटरनल को हायर क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं। सो ये दो टाइप के क्रिटिसिज्म हमें पता होने चाहिए। ये क्यों है, किस लिए है, क्योंकि जब हम किसी चीज को जेन्युइन देखना चाह रहे हैं ना कि वो चीज है भी या नहीं, वैलिडिटी चाह रहे हैं, सो अगर हम ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं, सो वो क्या है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है। अगर हम वैलिडिटी या क्रेडिबिलिटी चेक कर रहे हैं, वर्थ चेक कर रहे हैं, सो वो क्या है, इंटरनल क्रिटिसिज्म है। सो आपको ये वर्ड ध्यान रखने पड़ेंगे कि जेन्युइननेस, ऑल्दो ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी वर्ड ही आपको बुक्स में मिलेंगे, ये भी मिल जाएंगे जेन्युइननेस। तो पॉइंट क्या है कि आपको जब एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म पूछा जाए तो वो प्रोसेस जो कि क्या करेगा, जेन्युइननेस या ऑथेंटिसिटी हमें डाटा की बताएगा, ठीक है, वो उस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म बोलेंगे। और जो हमें वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी या वर्थ बताएगा उस कंटेंट की या उस डाटा की, वो क्या रहेगा, इंटरनल क्रिटिसिज्म। सो ये आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये दो टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। आज तक क्वेश्चन नहीं है, क्या पता आगे आ जाए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो हमने क्या कर लिया, तीन टाइप्स जो है वो पढ़ लिए हैं रिसर्च के, बेसिक, फंडामेंटल, जो बेसिक, अप्लाइड और फिर एक्शन रिसर्च। और अभी तक हमने डिस्क्रिप्टिव कर लिया और डिस्क्रिप्टिव के बाद हमने हिस्टोरिकल रिसर्च कर लिया। अब आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि हमें एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि आप कुछ करके देख रहे हैं, राइट। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो किसके लिए डिजाइन की जाती है, कैजुअल रिलेशनशिप के लिए, यानी कि हमें को कारण जानना है, कोज एंड इफेक्ट होता है ना। सो कोज एंड इफेक्ट के जो रिलेशनशिप हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, ठीक है। इट बिगिंस विद क्वेश्चनिंग,
तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होगी, फिर हम देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स में। सो एक चीज होती है सैंपलिंग, ठीक है, एक होती है वेरिएबल्स। सैंपलिंग कब होती है कि आप सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे, कि जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं ना उसमें आपको सैंपलिंग मिलेगी। वेरिएबल्स जब हम रिसर्च की, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करेंगे तो कई तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। इस वीडियो में हम वेरिएबल्स की बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। सैंपलिंग की हम स्टेप्स की जब बात कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में तब बात करेंगे। और एक होता है रिसर्च डिजाइन। ये जो टर्म्स मैं आपको बता रही हूं ना, ये डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रही है और इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो वो हमें करनी पड़ेंगी कनेक्ट करके, राइट। क्योंकि जब स्टेप्स ऑफ रिसर्च लिख दिया तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में तो सारी चीजें आ गई ना। आप डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, अब आप कैसे कलेक्ट करेंगे, सैंपलिंग कैसे होगी, या वेरिएबल्स क्या रहेंगे। सो ये जब टर्म्स जो है वो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में सारी आ गई, तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में सारी एक्सप्लेन करने की बजाय ये जो वेरिएबल्स है ये मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। और रिसर्च डिजाइन और सैंपलिंग जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब स्टेप्स डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे सारी चीजें, ठीक है जी। वेरिएबल की अभी हम डिस्कस करेंगे। रिसर्चर डेवलप्स वन और मोर हाइपोथेसिस एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप जानने के लिए। सो एक या एक से ज्यादा हाइपोथेसिस वो डिसाइड कर सकते हैं, और उस हाइपोथेसिस या उस आइडिया के बेसिस पे हम क्या करेंगे, फर्दर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। और एक्सपेरिमेंट होता क्या है, इज द इवेंट प्लान्ड एंड कैरिड आउट बाय रिसर्चर ट्राइज टू गेट एविडेंस। रिसर्चर प्लान करेगा इसको और फिर उसको करके देखेगा एक्सपेरिमेंट को, ताकि उनको एक एविडेंस मिले कि जो वो सोच रहे हैं क्या वो चीज है, उनका जो आइडिया था, उनकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस थी क्या वो एप्लीकेबल है, राइट। सो द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड यील्डेड बेटर रिजल्ट्स इन फिजिकल साइंसेस। तो जब एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात आती है तो हमें नॉर्मली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही तो याद आती है ना। तो जो फिजिकल साइंसेज हैं वहां पे उन्होंने, इसने जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसके बेटर रिजल्ट्स देखने को मिले, और उसके बेटर रिजल्ट्स के बाद फिर जो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं और जो मेडिसिन है वहां पे भी इसको ज्यादा यूज किया जाने लगा। अब कुछ एक टर्म्स हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ रहे हैं तो कुछ एक टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। रिसर्चर, एक्सपेरिमेंटर, सब्जेक्ट, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, कंट्रोल या फिर को फाउंडेड रिलेशनशिप क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट। सो पेपर में जो है ये टर्म्स अगर आपको दिखे तो आपको मतलब तो पता हो, तभी तो आपको इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो एक बार इनके मतलब देख लेते हैं एक एक करके। रिसर्च हाइपोथेसिस यानी कि वो प्रेडिक्शन, वो आइडिया जो आपके दिमाग में आया, जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, जिसको आप टेस्ट करेंगे साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके। सो ये चीज ध्यान रखनी, वो क्या होगी, रिसर्च हाइपोथेसिस। सो व्हेन अ प्रेडिक्शन या फिर हाइपोथेसाइज्ड रिलेशनशिप इज टू बी टेस्टेड बाय साइंटिफिक मेथड्स, कि वो प्रिडिक्शन या वो आइडिया जिसको आप साइंटिफिक मेथड से टेस्ट करेंगे, रिलेशनशिप चेक करेंगे उसके अंदर वेरिएबल्स की। सो वो क्या हो गया, रिसर्च हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंटर क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटर आप होगे क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। रिसर्च हाइपोथेसिस या जो आइडिया है वो आपके दिमाग में आया है, राइट। सो जो पर्सन कंडक्ट करता है एक्सपेरिमेंट को और मैनिपुलेट्स द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। अब मैनिपुलेट क्या होता है, चेंज करना। जैसे कि कोई, अगर आप इसको मैनिपुलेटिव वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, रिसर्च में मैनिपुलेशन आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड मिलेगा हमेशा। सो मैनिपुलेट क्या हो गया, फॉर एग्जांपल आपकी कोई फ्रेंड है और उसने क्या किया कि कोई स्टेटमेंट बोल दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, आपने बहुत सोचा उसके बारे में और आप अगले दिन जाके उसको बोल रहे हैं कि यार ये बात अच्छी नहीं बोली तुमने, ठीक है। तो उसने उस स्टेटमेंट का कोई और ही मतलब बता दिया कि नहीं नहीं मैं तो ये कहना चाह रही थी, ठीक है। सो बेसिकली जो आप समझ रहे थे उस स्टेटमेंट को उसने मैनिपुलेट कर दिया। तभी हम बोलते हैं ना कि बहुत मैनिपुलेटिव है ये इंसान। तो सो मैनिपुलेट मतलब चेंज कर दिया, राइट। सो वो चेंज करना, कि जब आप वेरिएबल्स पढ़ेंगे ना अभी हम, सो वो जब चेंज करते हैं, कि जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट यानी जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। सो वो वेरिएबल क्या करेंगे, हम उसको चेंज करेंगे जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएगा। सो वो जो चेंज करना है ना वो मैनिपुलेट करना हो गया। सो जो इंसान एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेगा या जो एक्सपेरिमेंट की कंडीशंस है उनको मैनिपुलेट करेगा, चेंज करेगा, वो क्या है, एक्सपेरिमेंटर है। सब्जेक्ट क्या हो गया, जिसके ऊपर आप स्टडी करेंगे। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या फिर जो है ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, अगर आप ह्यूमन बींग के ऊपर डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। सो जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वो सब्जेक्ट होगा।
एक्सपेरिमेंट क्या होगा, जो ये रिसर्च हाइपोथेसिस थी इसको सही प्रूव करने के लिए जो आप कर रहे हैं वो क्या है, एक्सपेरिमेंट। यानी प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द ट्रूथ ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस रिलेटिंग टू सम रिसर्च प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम हम रिसर्च की प्रॉब्लम हम सोच के चल रहे थे, जो हाइपोथेसिस हम लेके चल रहे थे, उसके सच्चाई को जानना कि वो सही है भी या नहीं है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वो होगा एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं वेरिएबल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता होने चाहिए कौन कौन से वेरिएबल हैं, क्या है वेरिएबल का। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो एबल या एप्ट टू वेरी, यानी जो चेंज हो सकता है, ठीक है। सो सब्जेक्ट टू वेरिएशन और चेंजेस, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन उनमें से आपको ये जो सामने है आपके, इनका तो इतना तो पता होना ही चाहिए अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप पीएचडी एंट्रेंस दे रहे हैं, ठीक है। सो आपको मिनिमम ये तो करने ही है, इसके अलावा आपको कहीं मिले तो ढूंढ लीजिएगा। बाकी मैंने जितनी भी बुक्स 5-7 बुक्स जो हैं देखी हैं, ऑथेंटिक बुक्स, वहां से मुझे इतने ही वेरिएबल्स जो है वो मिले, ठीक है। स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म या रिस्पॉन्स वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल आप सबने सुने होंगे, इंटरवेनिंग, एक्स्ट्रावेनस, कंपाउंडेड वेरिएबल, एक्टिव और एट्रीब्यूट वेरिएबल, क्वांटिटेटिव जिसमें हम कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट को पढ़ेंगे, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जहां पे कांस्टेंट, डाइकोटोमस और पॉलीटोमस, ठीक है। सो इनको पढ़ेंगे। सो एक बार एक एक करके इन सारे वेरिएबल्स को हम डिटेल में देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे SOR, स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म, और R से रिस्पॉन्स। SOR मॉडल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। सो ऐसा ये जो सिंबल्स हैं SOR, इनका मतलब S से स्टिमुलाई, ठीक है, O से मतलब ऑर्गेनिज्म वेरिएबल्स, और R से मतलब रिस्पॉन्स। जैसे स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट है चूहे वाला, वो हम देखते हैं। सो उसका एग्जाम्पल लेके एक बार हम देखते हैं हमने क्या किया। ये कंडीशन है हमारे पास कि एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड इन विच अ रैट इज प्लेस्ड ऑन अ मेटल ग्रिड फ्लोर, और उस ग्रिड क्या है, वो इलेक्ट्रीफाइड है। यानी कि हमने एक चूहा जो है यहाँ पे मेटल ग्रिड फ्लोर बना के यहाँ पे एक चूहा बना दिया, ठीक है, चूहा बिठा दिया। अब वो चूहा क्या कर रहा है कि जब हम इसको करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, क्योंकि ये ग्रिड जो है वो इलेक्ट्रीफाइड है, ठीक है। अब हमें देखना क्या है कि इस ग्रिड से कूद के वो दूसरी जगह पे जाने के लिए कितना टाइम लेता है, ठीक है। सो ये जो SOR मॉडल है ये क्या बोल रहा है कि हमने इलेक्ट्रिक शॉक दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक को स्टिमुलस वेरिएबल, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, वो स्टिमुलाई दे रहा है जो रैट है उसको कि वो कुछ एक्टिविटी करे, ठीक है। सो जो शॉक की इंटेंसिटी होगी कि कम दिया, थोड़ा सा ज्यादा दिया, फिर बहुत ज्यादा शॉक दे दिया एकदम से, तो वो जो इंटेंसिटी है वो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन वो इंटेंसिटी हम चेंज कर रहे हैं ना, बीइंग एन एक्सपेरिमेंटर, मैं उस इंटेंसिटी को ऊपर नीचे कर रही हूँ, मैनिपुलेट कर रही हूँ। सो मैं एक्सपेरिमेंटर हो गई, वो जो चेंज करी, यानी मैं इलेक्ट्रिकल शॉक को ही चेंज कर रही हूँ, ठीक है। सो वो जो इंटेंसिटी में चेंज कर रही हूँ वो क्या हो गया हमारे पास, एक तरीके से स्टिमुलस वेरिएबल, जिसको हम कई बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलेंगे, क्योंकि वो डिपेंड नहीं कर रहा किसी पे। अब ये थोड़ी ना कि चूहा मूव कर गया कि वो यहां से जो है प्लेटफॉर्म से, ये जो ग्रिड है हमारी, यहां से प्लेटफॉर्म पे जंप कर गया, सो हम क्या मानेंगे कि हमने इलेक्ट्रिक शॉक कम दिया है, नहीं। सो जो इलेक्ट्रिक शॉक है हमारा वो स्टिमुलस वेरिएबल रहेगा, क्योंकि वो स्टिमुलस दे रहा है रेट को, पहली बात। दूसरी बात, अब हमने थोड़ा सा क्या किया, उसको स्टार्टिंग में बिल्कुल थोड़ा सा शॉक दिया, चूहे की जो बॉडी है उसने रेजिस्ट कर लिया, ठीक है, यानी कि उसने वो शॉक अब्सॉर्ब कर लिया, और चूहे को ज्यादा पता नहीं चला कि इतनी इंटेंसिटी वहां पे हमने नहीं दी कि चूहे को पता चले, ठीक है। तो वो जो स्किन रेजिस्टेंट है रैट की, तो वो क्या है, उसकी वजह से क्या होगा, चूहा यहाँ पे नहीं जंप करेगा, क्योंकि अभी उसको उतना शॉक मिला ही नहीं है। सो वो जो टाइम है कि वो जो शॉक मिलने के बाद यहाँ पे जंप करना था उसने, चूहे ने, वो चीज नहीं हो रही है। सो वो क्या है, ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल, यानी वो जो ऑर्गेनिज्म है पर्टिकुलरली उसी से रिलेटेड है वो वेरिएबल, कि उसकी स्किन जो है वो अभी तक रेजिस्टेंट है उतने शॉक के। रेस्पॉन्स वेरिएबल क्या होगा, वुड बी लेटेंसी, यानी जो टाइम का गैप होगा ना, कि हमने चूहे को शॉक दिया और वो यहाँ पे कूदा, सो वो जो बीच का टाइम होगा वो लेटेंसी को हम क्या बोल रहे हैं, लेटेंसी। वो क्या होगा, रिस्पॉन्स वेरिएबल, क्योंकि उसने चूहे की बॉडी जो है वो ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल जो है वो क्या हो गया, अब बहुत मतलब उसको हमने ओवरकम कर लिया। तो अब चूहे को शॉक लगा ज्यादा इंटेंसिटी की वजह से, और वो वहां से जंप कर गया, यानी उसने रिस्पॉन्स दिया। सो वो जो रिस्पॉन्स वेरिएबल होगा वो क्या होगा, वो टाइम होगा, वो जो यहां से यहां तक जंप करने में उसने लिया है। कि जैसे ही हमने ज्यादा इंटेंसिटी का शॉक दिया, रैट जो है वो यहां से यहां जंप किया, वो जो टाइम पीरियड है
वो क्या है? रिस्पॉन्स वेरिएबल। सो आई होप आपको ये तीनों चीजें क्लैरिटी से समझ आई होंगी। कुछ ना समझ आया हो तो पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट यानी जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो, जैसे आजकल हर कोई इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, राइट? इंडिपेंडेंस को स्टिमुलस वेरिएबल भी बोलते हैं अंडरवुड के अकॉर्डिंग, जो हमने अभी अभी पढ़ा यहाँ पे। स्टिमुलस वेरिएबल क्या था? इलेक्ट्रिक शॉक, और उसको हम मैनिपुलेट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट कर रहा था, तो वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो और किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा, राइट? इज दैट फैक्टर मैनिपुलेटेड, जिसको मैनिपुलेट किया जाता है, और सिलेक्टेड बाय एक्सपेरिमेंटर, मैंने सेलेक्ट किया है उसको, इन हिज अटेम्प्ट टू असरटेन इट्स रिलेशनशिप टू द ऑब्जर्व्ड, टू एन ऑब्जर्व्ड फिनोमिना, कि वो उसका रिलेशनशिप देखने के लिए। अब वो रिलेशनशिप आप किसके साथ देखेंगे? वो आप डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ देखेंगे, इसको हम आई वी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको हम डी वी डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है? सो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इज द फैक्टर दैट अपीयर्स या डिसअपियर, कि वो या तो आएगा या नहीं आएगा, और वेरीज या चेंज होगा एज द एक्सपेरिमेंटर इंट्रोड्यूसेस, रिमूव्स और वेरी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हटा लिया तो क्या पता डिसअपियर हो जाए, अगर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फिर से चेंज किया तो वो वेरी हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इशारों पे डांस करेगा, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंडिपेंडेंट डिपेंड नहीं कर रहा किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट है वो, ठीक है? अब आत्मनिर्भर है वो वेरिएबल, कि वो चेंज होगा तब दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है? फिर आता है इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल को मीडिएटर वेरिएबल भी बोल देते हैं, जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। अगर वो ज्यादा स्मोकिंग करेगा तो ज्यादा चांसेस हैं लंग कैंसर के, ठीक है? अगर वो कम स्मोकिंग करेगा तो कम चांसेस हैं, ठीक है जी? यानी स्मोकिंग को जब हम चेंज करेंगे, स्मोकिंग का टाइम पीरियड जब हम चेंज करेंगे, सो लंग कैंसर की इंटेंसिटी ऊपर नीचे हो सकती है। तो स्मोकिंग क्या हो गया हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लंग कैंसर हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जो टिश्यू डैमेज है उसके थ्रू ही तो लंग कैंसर बनेगा ना, यानी स्मोकिंग की, उसकी वजह से टिश्यू डैमेज हुआ और फिर लंग कैंसर हुआ। तो ये जो टिश्यू डैमेज है ये क्या है? इंटरवीनिंग वेरिएबल, क्योंकि ये स्मोकिंग और यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनको कनेक्ट कर रहा है। So they established a link between independent and dependent variable. These are variables through which one variable affects another variable. ठीक है? So these are helpful to understand the process. ये हमने टिश्यू डैमेज का एग्जाम्पल देख लिया। फिर आता है एक्स्ट्रावेनस वेरिएबल। सो एक्स्ट्रावेनस वेरिएबल क्या होगा? एनी, और ये एक बार स्टेटमेंट मैं इसलिए आपको पढ़ के बता रही हूं क्योंकि स्टेटमेंट तो इसी तरीके की आएगी ना, आपको चीजें स्टेटमेंट के साथ समझनी पड़ेंगी, क्योंकि इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया बट वहां पे स्टेटमेंट घूम फिर के आ गई, सो वो भी आपको पता होना चाहिए। सो ऑल एंड अदर, एनी एंड ऑल अदर वेरिएबल्स दैट में मास्क, यानी कि वो मास्क कर रहे हैं, उसको दिखने नहीं दे रहे, किसको? द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। बेसिकली एक्स्ट्रावेनस वेरिएबल वो होंगे जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है और एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनके बीच जो है क्या कर रहे हैं, इनके बीच में हम क्या दिखाते हैं यहाँ पे? एक्स्ट्रावेनस वेरिएबल, जो कि वो फैक्टर्स होंगे जो कि इन दोनों के रिलेशनशिप को मास्क कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल रहा कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आ रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहे हैं या एक्स्ट्रावेनस वेरिएबल की वजह से, किसी और ही वजह से। तो वो जो किसी और वजह है ना, वो एक्स्ट्रावेनस वेरिएबल है। यानी कि दे मे डायरेक्टली अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, या तो ये डायरेक्टली अफेक्ट कर देंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को, या फिर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मैच करके एक साथ मिलके कर देंगे। सो वो चीज हमें पता नहीं चलेगी, और जब हमें वो पता नहीं चल रही तब हम क्या पढ़ते हैं? कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, ठीक है? सो जो कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स हैं वो क्या होंगे? इज वन दैट वेरीज विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ चेंज हो रहे हैं ये, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? व्हाइल डूइंग अ स्टडी इफ वी आर नॉट केयरफुल, ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स कंबाइन हो जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि वो किसकी वजह से आ रहा है, और उसी की वजह से क्या हो जाएगा? उसको हम कंफाउंडिंग बोलेंगे। जो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक जगह पे इंटरनल थ्रेड्स, जो थ्रेड्स की बात की थी ना वैलिडिटी के, तो उनमें एक कंफाउंडिंग था, ठीक है? तो वो कंफाउंडिंग मतलब कंफ्यूजन, कि वो वेरिएबल की वजह से चेंज हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा क्यों चेंज हो रहा है। जो अभी मैंने बताया ना आपको कि एक तो ये तो हमें पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे
डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक एक्स्ट्रावेनस वेरिएबल्स हैं। अब जब एक्स्ट्रावेनस वेरिएबल्स इसके साथ कंबाइन हो जाए और हमें पता ना चले कि किसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है, सो एक कंफ्यूजन तो होगा ना। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जिसकी वजह से, यानी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज चाहते हैं लेकिन वो उसकी वजह से हो नहीं रहा है। सो वो जो कंफ्यूजन की स्टेट है ना, वो क्या है? कंफाउंडिंग वेरिएबल। उस वेरिएबल को हम बोलेंगे कंफाउंडिंग। यानी कि इफ एन एक्स्ट्रावेनस वेरिएबल इज द रियल रीजन फॉर एन आउटकम इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब उसको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल बोलेंगे। तो मैं क्या ये बोल सकती हूं कि जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है वो एक तरीके से एक्स्ट्रावेनस वेरिएबल ही है, लेकिन जब उस एक्स्ट्रावेनस वेरिएबल की वजह से चेंज हो जाए डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक्चुअल रीजन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना होना और एक्स्ट्रावेनस की वजह से चेंज हो जाना डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो वेरिएबल उस टाइम पे उस एक्स्ट्रावेनस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? कंफाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब हम जब ये एग्जाम्पल्स देखते हैं या एक फ्लो चार्ट देखते हैं तो आपको बुक्स में ये इजीली मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल जैसे स्मोकिंग, जो हमने बोला था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये रहा इंडिपेंडेंट है। हम मान के चल रहे हैं कि ये जो कोरोनरी हार्ट डिजीज है, अज्यूम्ड इफेक्ट है ना, हमने मानना है, वो किसकी वजह से है? स्मोकिंग की वजह से है। सो अगर स्मोकिंग का, एक तो पर्सन की एज डिपेंड करेगी। अब स्मोकिंग, वो कितना ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्यूरेशन क्या है उसका, और वो डेली एक्सरसाइज कर भी रहे हैं या नहीं। सो ये फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली हमने नहीं अज्यूम किए, हमने तो सिर्फ ये अज्यूम किया कि स्मोकिंग की वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज हो रही है। सो स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, कोरोनरी हार्ट डिजीज डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। लेकिन बाकी भी तो चीजें हैं ना जो अफेक्ट कर सकती हैं इस रिलेशनशिप को। ये जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, राइट। सो ये जो बाकी चीजें हैं इनको एक्स्ट्रावेनस बोलेंगे। और जब इसके साथ साथ जब हमें समझ ना आए कि स्मोकिंग जो है वो किसी इंसान की बहुत ज्यादा एज है, ठीक है, और हमें समझ नहीं आ रहा कि वो एज की वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज है या स्मोकिंग की वजह से है, ठीक है, और वो एक्चुअल में अगर वो एज की वजह से है तो जो ये एक्स्ट्रावेनस वेरिएबल था एज, जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है, तब हम इसको क्या बोलेंगे? कंफाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, दोबारा से कर देंगे क्लियर। अब आते हैं एक्टिव और एट्रीब्यूट वेरिएबल। सो एक्टिव यानी कि कोई वेरिएबल है दैट इज मैनिपुलेटेड, जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे रिवार्ड, पनिशमेंट, मेथड ऑफ टीचिंग, चेंज कर सकते हैं ना आप अपने हिसाब से। सो वो वेरिएबल जिसको मैनिपुलेट किया जा सके। लेकिन वो वेरिएबल जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सके लेकिन मेजर किया जा सके, जब वो क्या होगा? एट्रीब्यूट वेरिएबल। वो क्या हो, ये क्या था जिसको मैनिपुलेट किया जा सके? वो एक्टिव वेरिएबल। जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं। सो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्टिव वेरिएबल है, राइट। लेकिन एट्रीब्यूट वेरिएबल क्या होगा? जिसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते लेकिन मेजर कर सकते हैं। जैसे किसी की इंटेलिजेंस, आप इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं लेकिन चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस कम कर दी, किसी की ज्यादा कर दी। एप्टीट्यूड है, सेक्स है, अब किसी का सेक्स फीमेल है, अब ये थोड़ी ना है कि आप बता सकते हैं मेल है, फीमेल है या कोई और सेक्स है, बट आप ये तो नहीं कर सकते ना कि वो ही चेंज कर दे नेचुरली, राइट। सो वो क्या है? आप मेजर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटर उसको मेजर कर सकता है लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो क्या होगा? एट्रीब्यूट। सो इतनी सी बात थी इन दोनों में। फिर आते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स मतलब जो किस पे वेरी करें? अमाउंट में। इज द वन दैट वेरीज इन अमाउंट, जो अमाउंट में वेरी कर रहा है। अमाउंट यानी स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स या इंटेंसिटी ऑफ साउंड, लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये इंटेलिजेंस। सो ये क्या है? अमाउंट ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है ना। सो ये एक्चुअली प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो इनकी पॉसिबल होगी। अब वो पॉसिबल कैसे होगी? उसके बेसिस पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट, दो कैटेगरीज होंगी। जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो हम आर्बिट्रेरी डिग्री ऑफ फाइननेस और एग्जैक्टनेस मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल फाइन डिग्री ऑफ फाइननेस और एग्जैक्टनेस मतलब अगर किसी की एज है, हमें पता है कि मेरी एज या जो भी इंसान होगा, कि मान लो वो 20 साल यानी कि 20 ईयर्स, ठीक है, जब से पैदा हुआ है 20 ईयर्स से लेके हम उसको इतने दिन हो गए, ईयर्स, डेज, ठीक है, मंथ्स, हम मेजर कर सकते हैं ना।
जैसे किसी मूवी में था भी कि आपकी एज क्या है, तो कि इतनी एज होके इतना महीना, इतने साल, इतना महीना, इतने दिन और ये इतना घंटा और 25वीं सेकंड चल रही है, ठीक है। सो वो एग्जैक्टनेस हम मेजर कर सकते हैं वहां पे, फाइननेस जो है, ठीक है। सो जहां पे डिग्री ऑफ फाइननेस हम मेजर कर पाए वो होगा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, जैसे हमने बताया कि रिएक्शन का टाइम, इंटेलिजेंस, हाइट, एज, तो ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं। जैसे ये एज ऑफ अ पर्सन मेजर कर सकते हैं हम ईयर्स में, मंथ में, डेज में, आवर्स में, अगर हमें एग्जैक्ट टाइम पता है तो। दूसरा होगा डिस्क्रीट वेरिएबल, जैसे डिस्क्रीट वैल्यूज होती है ना मैथ्स में। सो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है कि जिनको हम कैपेबल नहीं है क्या करने के लिए, उनकी जो फाइननेस और एग्जैक्टनेस है, जो आर्बिट्रेरीनेस है, उसको मेजर करने के लिए। जैसे कि फैमिली है या कितने मेंबर्स हैं फैमिली में, सो हम बता देंगे कि 5 मेंबर्स हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है कि चलिए 2 फीमेल्स हैं। नंबर ऑफ बुक्स कितनी है लाइब्रेरी में, बट हम एग्जैक्ट पॉइंट्स में तो नहीं बता सकते ना। ये एक तरीके से होल नंबर होगा कि भाई 4 फीमेल है या 5 फीमेल, हम ये तो नहीं कह सकते कि 5.5 फीमेल है, राइट। सो वो चीजें नहीं हो सकती। यहाँ पे हम एग्जैक्ट डेसिमल में, पॉइंट्स में चीजों को बता सकते हैं। यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस है वो डिग्री जो होगी ना एग्जैक्टनेस की, वो ज्यादा होगी। यहाँ पे हम एग्जैक्टनेस नहीं बता सकते। सो ये हो गया क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। अब आते हैं कैटेगोरिकल। क्वांटिटेटिव में हमने क्या मेजर किया, अमाउंट। अब यहाँ पे हम क्या मेजर करेंगे, काइंड, कि क्या काइंड है। जैसे जेंडर है कि मेल है, फीमेल है या कोई और जेंडर है। रेस है, ब्लैक है, व्हाइट है, कोई इतने सारे रेसेस में आ जाते हैं, ठीक है। सो वो क्या है। सो कैटेगरीज में अब कितने टाइप की कैटेगरीज हो सकते हैं। रिलीजन है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, या और जैसे बुद्धिज्म है, या बहुत सारे रिलीजन हो गए। सो वो सारे। सो जब हम काइंड बताते हैं तो वो कैटेगोरिकल, जब हम अमाउंट के हिसाब से वेरी कर रही चीज को बता रहे हैं सो वो क्वांटिटेटिव। अब कैटेगोरिकल जो है वो 3 होते हैं, कॉन्स्टेंट, डाइकोटोमस, पॉलिटोमस। जब कॉन्स्टेंट यानी कि सिर्फ एक ही वैल्यू है, when a variable can have only one value या one category। अब टैक्सी है, ट्री है, वोटर है, ठीक है, तो ये एक ही कैटेगरी रहेगी, तो वो क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है। जब वेरिएबल की कैटेगरी 2 हो, ओनली 2 कैटेगरी, सो वो डाइकोटोमस हो जाएगी। जैसे यस और नो, हाँ या ना, अच्छा या बुरा, रिच और पुअर, अमीर या गरीब, राइट। सो वो 2 कैटेगरीज हैं जहां पे सिर्फ। अब जहां पे 2 से ज्यादा कैटेगरीज हैं, जैसे रिलीजन में मैंने बताया क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, और भी अलग अलग हो जाएंगी। सो जहां से 2 से ज्यादा कैटेगरीज हो तो वो वेरिएबल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मोर देन 2 कैटेगरीज। सो वो क्या हो जाएगा, पॉलिटोमस। जैसे ये है स्ट्रॉन्ग, एटीट्यूड दिखा रहे हैं हम कि स्ट्रॉन्गली फेवरेबल, फेवरेबल, अनसर्टेन, अनफेवरेबल, जैसे लिकर्ट स्केल में भी हम दिखाते हैं। सो वो क्या हो गया, पॉलिटोमस वेरिएबल। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने सारे के सारे वेरिएबल्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको वेरिएबल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। अब कंट्रोल जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, क्योंकि हम टर्म्स पढ़ रहे थे ना एक्चुअल में, तो वेरिएबल एक टर्म थी जिसको हमने डिटेल में किया। अब हम करते हैं कंट्रोल। सो जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो उस टाइम पे ये जो टर्म है, जो टेक्निकल टर्म कंट्रोल, जब हम चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस को मिनिमाइज कर रहे हैं, जो हमने बोला ना एक्स्ट्राविनस वेरिएबल, जो हमारे एक्स्ट्रा फैक्टर्स थे जिनको हम अज्यूम नहीं करके चल रहे थे, सो वो जो एक्स्ट्राविनस वेरिएबल्स हैं उनका जो इन्फ्लुएंस हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, हम उसको कम करना चाह रहे हैं। सो वो जो कम करना चाह रहे हैं यानी हम उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। सो ये वही टर्म होगी टेक्निकल कि हम कंट्रोल कर रहे हैं उसको। सो इन्फ्लुएंस को मिनिमाइज करने के लिए फिर हम ये टर्म यूज करते हैं, ठीक है। सो इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द टर्म कंट्रोल इज यूज्ड टू रेफर टू रीस्ट्रेन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। सो जो हम उनको रिस्ट्रेन, वहां पे क्या करना चाह रहे हैं, उनको अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो कंट्रोल टर्म यहाँ पे इस काम के लिए यूज होगी। अब आता है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, और ये वर्ड मैंने वैलिडिटी समझाते टाइम भी कहीं यूज किया था। अगर आपको वहां समझ ना आया हो तो एक बार यहां से ये वर्ड का मतलब समझ के वो वैलिडिटी समझ लीजिएगा, क्योंकि वैलिडिटी भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप क्या होगा। सो किसी भी एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस में टेस्टिंग रिसर्च, जब व्हेन अ ग्रुप इज एक्सपोज्ड टू यूजुअल कंडीशंस, ठीक है। अब मान लो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूं कि मुझे जो क्लास ए है उन बच्चों को तो ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाना है, ट्रेडिशनल यानी कि जो यूजुअली चला आ रहा है, मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैं बी वालों को टेक्नोलॉजी से पढ़ाना चाह रही हूं, ठीक है। सो जो बी वाला ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा, कंट्रोल ग्रुप, सॉरी बी वाला रहेगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, क्योंकि आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन ए वाला क्या रहेगा, कंट्रोल ग्रुप।
तो एक बार ये मतलब देख लेते हैं, व्हेन अ ग्रुप इज एक्सपोज्ड टू यूजुअल कंडीशन, जो यूजुअल थी, जो ट्रेडिशनल मेथड से पहले पढ़ाया जा रहा था उसी से पढ़ा रही हूं मैं, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, ये जो ए ग्रुप रहेगा वो रहेगा हमारा कंट्रोल ग्रुप। बट व्हेन द ग्रुप इज एक्सपोज्ड टू सम नोवेल और स्पेशल कंडीशंस, अब सबको तो इसी तरीके से पढ़ा रहे थे, लेकिन मैंने क्या किया, कुछ बच्चे उठा के एक और क्लास बना के उनको टेक्नोलॉजी की मेथड से पढ़ाना शुरू किया, यानी उनको जो है अच्छे से प्रोजेक्टर पे दिखा के, वीडियोस दिखा के वैसे समझाना शुरू किया टेक्नोलॉजी की हेल्प से। सो किसकी बेटर परफॉर्मेंस निकल के आएगी, मैं ये देखना चाहती हूँ। सो मेरे एक्सपेरिमेंट में जो यूजुअल चल रहा था वो तो कंट्रोल ग्रुप होगा, क्योंकि मैंने उनको कंट्रोल किया है कि जो चीजें चल रही हैं, रिस्ट्रेन कर दिया ना मैंने कंडीशन को, और जिसके ऊपर मैं चेंजेस कर रही हूँ, जिसके ऊपर मैंने नई कंडीशन, स्पेशल कंडीशंस अप्लाई की हैं, वो रहेगा हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। फिर आता है कंफाउंडेड रिलेशनशिप। तो मैंने कंफाउंडेड का जो वेरिएबल था उसका क्या बताया था अभी अभी, कि जब एक्स्ट्राविनस वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने का कारण बने, सो उस एक्स्ट्राविनस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, कंफाउंडेड वेरिएबल। तो जब ऐसा कंफ्यूजन हो, जो कंफाउंडनेस हो, तो वो क्या हो जाएगा, कंफाउंडेड रिलेशनशिप। यानी जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्स्ट्राविनस वेरिएबल, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्राविनस की वजह से ही चेंज हो रहा है देखा जाए तो, बट एक्स्ट्राविनस वेरिएबल का इफेक्ट जो है उस पर हो रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको, फ्री नहीं है वो कि इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। सो उस टाइम पे जो रिलेशनशिप रहेगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, जो हमें समझ नहीं आएगा, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, सो वो क्या है, कंफाउंडेड रिलेशनशिप होगा, ठीक है जी। तो दैट इज सेड टू बी कंफाउंडेड बाय एन एक्स्ट्राविनस वेरिएबल। सो इतना आपको समझ आ गया होगा। फिर है ट्रीटमेंट, ये वर्ड, द डिफरेंट कंडीशंस अंडर विच एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स आर पुट आर यूजुअली रेफर्ड एज ट्रीटमेंट। सो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ए वाले को तो ट्रेडिशनल से पढ़ा रही हूँ, ट्रेडिशनल मेथड से, और जो बी वाला ग्रुप है हमारा उसको हम पढ़ा रहे हैं टेक्नोलॉजी के मेथड से। तो ये जो चीजें मैं कर रही हूँ ना, ये ट्रीटमेंट है, यानी कि इन दोनों ग्रुप, जो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप है हमारे पास, उनके ऊपर जो अलग अलग कंडीशंस हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, वो ट्रीटमेंट है। एक होगा प्री टेस्ट, कि ये जो चीज अभी मैंने की इससे पहले, यानी कि मैंने अभी तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया नहीं है, उससे पहले मैंने क्या देखी, इनकी परफॉर्मेंस देखी, ठीक है। सो वो क्या हुआ, प्री टेस्ट, यानी कि द टेस्ट दैट इज एडमिनिस्टर्ड टू द सब्जेक्ट्स बिफोर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज अप्लाइड, यानी जब मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस पर अप्लाई किया नहीं है, ठीक है, मैंने मैनिपुलेशन अभी शुरू नहीं किया, मैंने टेक्नोलॉजी से पढ़ाना शुरू नहीं किया है, उससे पहले जो मैं टेस्ट ले रही हूँ वो प्री टेस्ट है। जब मैंने अप्लाई कर दिया, फिर मैं देखना चाह रही हूँ कि क्या क्या फर्क आया, कि ट्रेडिशनल से ही बेटर चल रहे हैं या टेक्नोलॉजी वाले से बेटर हुए हैं। तो जब मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई कर दिया, उसके बाद जो मैंने टेस्ट लिया वो होगा पोस्ट टेस्ट। सो ये प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, ये भी मैंने जब एक्सटर्नल थ्रेट्स बताए थे वैलिडिटी के लिए, उस टाइम पे पढ़ाया था, तो वो भी एक बार रीचेक कर लीजिएगा। अब जब हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो तीन कैरेक्टरिस्टिक है। हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब आपको वेरिएबल समझ आ गए होंगे अच्छे से, सो मैं डायरेक्ट टर्म्स यूज कर रही हूँ। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं हम, उसके बाद हम देख रहे हैं बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट रख रहे हैं। ऑल्दो जब एक्स्ट्रावेनस वेरिएबल आएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बट फिलहाल की सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मैं सारे के सारे वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट के अलावा क्या कर रही हूँ, सबको कॉन्स्टेंट कर दिया मैंने। इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन, अब हमें देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, और वही हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो हम पहले लिटरेचर सर्वे करेंगे, हम देखेंगे हमें पढ़ना, हमने प्रॉब्लम किस चीज की है, यानी हमें कौन जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है ना वो क्या लेनी है, ठीक है। फिर हम सिलेक्ट करेंगे, लिटरेचर सर्वे करके हमें पता चला कि हमें किस चीज पे काम करना है, फिर हमने सिलेक्ट किया, डिफाइन किया प्रॉब्लम को, फिर स्टेट किया उसको, फिर हाइपोथेसिस बनाई, एक्सपेरिमेंटल प्लान और डिजाइन बनाया। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है ना, रिसर्च डिजाइन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मैंने बताया आपको। फिर हम इंप्लीमेंट करेंगे उस चीज को, जो एक्सपेरिमेंट है वो करके देखेंगे, फिर उसकी चीजों को हम एनालाइज करेंगे। सो इस तरीके से जो है हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। अब हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल में डिफरेंस। सो डिस्क्रिप्टिव का हमने क्या पढ़ा, अ रिसर्च वेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टडी ग्रुप और अ सर्टेन अकरेंस आर डिस्क्राइब्ड। ये मतलब आप ध्यान रखिए कि डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि एक रिसर्च जिसमें हम मैनिपुलेट कर रहे हैं वेरिएबल को एक कंक्लूजन पे आने के लिए, ठीक है। हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करने के लिए, और फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यूजफुल इन गैदरिंग डाटा
ऑन अ सर्टेन पॉपुलेशन और अ स्पेसिफिक अकरेंस, क्योंकि हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, तो ये उसके लिए हेल्पफुल है। ये हमें कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप बताने के लिए हमें, कि जैसे मैंने बोला ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चेंज हो गया, यानी ये क्या हुआ, हमारा कारण हुआ, कॉज हुआ, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सो ये क्या हो गया, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप। इसको देखने के लिए या कोरिलेशन देखने के लिए कि इंडिपेंडेंट और इस वेरिएबल में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, सो वो कोरिलेशन देखने के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फिर है एम इज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टडी ग्रुप, दस आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट इज, कि क्या है उसका आंसर हम दे रहे हैं। व्हाट इफ का आंसर हमें कहां मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल में, क्योंकि हम चेंज करके देख रहे हैं कि व्हाट इफ ये सिचुएशन हो, कि क्या होगा अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इतना चेंज कर दूं, क्या होगा, ठीक है। तो वो व्हाट इफ की सिचुएशन हम एक्सपेरिमेंटल में क्रिएट कर रहे हैं। फिर है टिपिकली इंक्लूड सोशियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल स्टडीज, जो है वो डिस्क्रिप्टिव में इंक्लूड होती हैं। जो फोरेंसिक साइंस, बायोलॉजिकल या लेबोरेटरी स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंक्लूड होती हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंटल में भी दोनों कर सकते हैं, बट प्राइमरीली हम क्वांटिटेटिव, क्योंकि हमें डाटा चाहिए प्रॉपर। हम एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हैं, एक फिक्स्ड डाटा के लिए ना, कुछ वैल्यूज के लिए कर रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे कोई और एक्सपेरिमेंट हो। सो वो क्या रहेगी यहाँ पे, प्राइमरी तौर पे मेजरली क्या करते हैं, हम क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं। सो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में डिफरेंस। अब आता है हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट। हिस्टोरियंस यानी जो हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, वो पास्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, वो प्रेजेंट का स्टडी कर रहे हैं। हिस्टोरियंस जो है वहां पे कंक्लूजन में सर्टेनिटी लैक करेगी, यानी कि वो श्योरिटी से नहीं कह पाएंगे कुछ चीजें, क्योंकि जो चीजें थी हमारे पास उनके बेसिस पे हमने कंक्लूजन दे दिए। लेकिन साइंटिस्ट जो है वो कंक्लूजन यहाँ पे क्या रहेगा, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि हमने वो एक्सपेरिमेंट किया है, हमने सारी की सारी कंडीशंस अपने सामने देखी हैं। सो कंक्लूजन की जो सर्टेनिटी है, निश्चितता है, वो ज्यादा रहेगी। हिस्टोरियंस का जो फॉर्मेट होता है राइटिंग का, वो स्टोरी टेलिंग टाइप का फॉर्मेट होता है, जैसे हम हिस्ट्री की बुक्स देखते हैं। साइंटिस्ट का जो फॉर्मेट रहेगा वो अलग रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पर्पस, मेथड, क्या रिजल्ट आए, क्या कंक्लूजन निकाला, वो सारी चीजें मेंशन करते हैं। हिस्टोरियंस जो है वो मतलब ऑफन या जो है प्राय किस पे, सोशल फिनोमिना पे स्टडी करते हैं, और साइंटिस्ट जो है वो नॉर्मली नेचुरल फिनोमिना पे स्टडी करते हैं। सो ये भी ध्यान रखिएगा कि हिस्टोरिकल रिसर्च या हिस्टोरियंस की बात कर रहे हैं ना, वहां पे सर्टेनिटी कम है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या साइंटिस्ट जो है वहां पे सर्टेनिटी ज्यादा है। अब हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में डिफरेंस। तो जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करेंगे तो ये चार बेसिस पे हम इनको डिफाइन कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, की इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना कंट्रोल है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे बहुत कंट्रोल है कि हम ही चेंज कर रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंटर चेंज कर रहा है, ठीक है। सो ये डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं हम इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो में हम डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जो कारण है उसको जानने के लिए, कॉज जानने के लिए, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, जब हम एक्स पोस्ट फैक्टो करेंगे, इट्स समवट लाइक हिस्टोरिकल रिसर्च अगर आप बात करेंगे, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, समवट बोला है मैंने आपको, ये नहीं बोला कि हिस्टोरिकल रिसर्च को हम इससे जो है इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, नहीं। सो एक्स पोस्ट फैक्टो में हम क्या एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि मान लो किसी ने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, या किसी से कोई गलती हो गई। सो हम क्या करते हैं, हम पास्ट में जाके चीजें, जैसे कोई क्रिमिनल का केस स्टडी करते हैं ना, कि उसने पहले क्या क्या चीजें की हैं, या वो कब कहां किस जगह पे था, वो ये चीज कर भी सकता है या नहीं कर सकता, आज तक तो उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की ना। सो वो जो सारी चीजें हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जो चीज हो चुकी वो हो चुकी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो वही चीज यहां पे है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में रिसर्चर कैन नॉट डायरेक्टली मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या करने के लिए, एज ही और शी प्रिडिक्ट्स द कॉज। जो कारण है ना, उनको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम मैनिपुलेट करके देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कि चीजें हो कैसे रही हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन, तो रिसर्चर जो है वो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन यूज कर सकता है, जिसके बेसिस पे वो कंक्लूड कर सकते हैं या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि जो बाकी चीजें हैं वो सेम रहेंगी, कांस्टेंट या कंट्रोल में रहेंगी। सो हम देख सकते हैं कि मैनिपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, रैंडम चीजें हम करके देख सकते हैं। लेकिन
यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हम प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन को, एज द रिसर्चर हैज नो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कॉज, कि जो कारण है वो ऑलरेडी हो चुका ना, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल बताया। सो कॉज के ऊपर रिसर्चर का क्या है, कंट्रोल नहीं है, वो सिर्फ उसको स्टडी कर सकता है। कारण जो कॉज है वो तो प्रिडिक्ट ही कर रहा है ना कि क्या क्या हो सकता है। सो वो प्रिडिक्शन के बेसिस पे चल रही है चीजें, इसलिए यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंट्रोल है वो रिसर्चर के हाथ में है ही नहीं। मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, रिसर्चर जो है यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता है वेरिएबल को, यहाँ पे नहीं कर सकता। इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें इजी इंटरप्रिटेशन है कि हमने देख लिया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फर्क हो रहा है, कैसे वो चेंज हो रहे हैं। सो हम यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि सारा डाटा हमारे सामने है। यहाँ पे तो हम चीजों को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कॉज को ही प्रिडिक्ट करें कि क्यों किया होगा, कि उसने उसका मर्डर कर दिया लेकिन क्यों किया होगा। सो वो वहां से जो है कॉज जो है हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए इंटरप्रेट करना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में जो है वो रिलेशनशिप देखना। ठीक है, सो ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब हम देखते हैं लॉजिक के बेसिस पे जो हमने क्लासिफिकेशन देखी थी रिसर्च की। तो उसमें हम दो अप्रोचेस लेके चल सकते हैं, एक डिडक्टिव अप्रोच या डिडक्शन, एक इंडक्टिव अप्रोच या इंडक्शन। सो एक होगा जनरल टू स्पेसिफिक, एक होगा स्पेसिफिक टू जनरल। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए। एक बहुत ही जो है आइडिया है जिससे आप याद रख सकते हैं। कई बार हम बिना रिवाइज किए कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो हमें ये याद रहना चाहिए कि डिडक्टिव का डी, जनरल और स्पेसिफिक का जी और एस, और इंडक्टिव का आई। ठीक है, सो अगर जनरल पहले आ रहा है तो ऑब्वियसली सेकंड क्या होगा, स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक पहले है तो जनरल होगा। सो हम क्या याद रख सकते हैं, अगर मैं अल्फाबेटिकली लिखने चलूं सो पहले आएगा डी, फिर आएगा जी, आई और फिर एस। यानी कि डिडक्टिव का क्या होगा, जनरल से स्पेसिफिक, और इंडक्टिव का क्या होगा, स्पेसिफिक से जनरल। तो आप अल्फाबेटिकली चल सकते हैं। आई डोंट नो ये आपके लिए वर्कआउट करेगा या नहीं, आपको समझ आया होगा या नहीं, बट आप ये DGIS से याद रख सकते हैं कि डिडक्टिव जो है वो डिडक्टिव अप्रोच, उसमें आप जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं, और इंडक्टिव अप्रोच में आप जनरल टू स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं। ये जो DGIS लिखा है ये मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, कि पहले डी आएगा, जी आएगा, आई आएगा, एस आएगा। सो डिडक्टिव अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन या फिर जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच भी बोला जाता है। इंडक्टिव को बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। टॉप डाउन यानी कि डाउन से ऊपर तक। सो इन डिडक्शन में हम क्या करेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं। जनरल में क्या होगा कि हमारे पास कोई चीज है कि सारे के सारे जो हैं वेजिटेरियंस, क्या बोल सकते हैं इसको, हम कोई भी एग्जांपल ले लीजिए कि सारे के सारे जो मेन हैं वो सारे वेजिटेरियन हैं। ठीक है, या ऑल वुमेन आर जो है कुछ भी लगा लिया हमने, तो कंक्लूजन हमने निकाल लिया कि अच्छा कि राधा भी जो है वो क्या है, वेजिटेरियन है। सो क्या हुआ, हमने ऑल से शुरू किया और हम स्पेसिफिक पे आ गए, राधा पे आ गए ना। तो जनरल टू स्पेसिफिक, इसमें हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे जनरल थियरी के बेसिस पे, और थियरी तो जनरलाइज ही होती है। फिर हम डाटा कलेक्ट करेंगे उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, और फिर हम स्पेसिफिक कंडीशन में देखेंगे कि वो डिसीजन कि हम उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। ऐसे ही इंडक्टिव अप्रोच रहेगा। इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल होता है कि मैं राधा से शुरू करके और ऑल पे पहुंच रही हूँ। ठीक है, ऑब्जर्व द डिफरेंट फिनोमिना इन वर्ल्ड, यानी हमने कोई स्पेसिफिक फिनोमिना ऑब्जर्व कर लिया, तो स्पेसिफिक चीज देखी ना, और स्पेसिफिक से लास्ट में हमने क्या कर दिया, उसको जनरलाइज कर दिया। सो ये क्या रहेगा, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। ऑल मेन आर मॉर्टल, आपको किसी भी बेसिक ऑथेंटिक बुक में ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। ऑल मेन आर मॉर्टल, तो हमने क्या किया कि सारे के सारे मेन जो है वो मॉर्टल है। जनरल फैक्ट हो गया मैन के बारे में। फिर हमने बोला कि सोक्रेटिस जो है वो भी एक मैन है। फिर हमने बोल दिया कि सोक्रेटिस भी मॉर्टल है। यानी कि हमने ऑल से शुरू किया था, हमने जनरल चीज से शुरू की, और हम जनरल से किस में आ गए, स्पेसिफिक में। ठीक है, इसका एग्जैक्ट उल्टा क्या हो जाएगा कि सोक्रेटी मॉर्टल है, अलेक्जेंडर भी मॉर्टल है। सो हम सोक्रेटी और अलेक्जेंडर की स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं ना। तो जब हम स्पेसिफिक देखने के बाद फिर हम कंक्लूजन निकाले कि सभी मैन जो है वो मॉर्टल है। सो वो जनरल हो गया। तो स्पेसिफिक टू जनरल जब बोल रहे हैं और जनरल टू स्पेसिफिक, आप DIGS से याद रख सकते हैं, DGIS, सॉरी मैं ही भूल गई। सो DG से जो हमने क्या पढ़ा, D से हमारा डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच में जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे, इंडक्टिव अप्रोच में हम स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे। ठीक है जी। फिर आता है एक इंक्वायरी बेस्ड पे, स्ट्रक्चर्ड और
अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच, ये आपको रिसर्च डिजाइन के टाइम पे भी आपको देखने को मिलेगा। अब कोई चीज स्ट्रक्चर्ड है यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज को कर रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड वे में होगी, सो वहां पे यूजुअली क्वांटिटेटिव रिसर्च मानी जाएगी कि हमारे पास सारी चीजें फिक्स्ड हैं। लेकिन जब हम अनस्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं, बस हम क्वांटिटी में जा रहे हैं, कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं चीजों की, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो एक तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब अनस्ट्रक्चर्ड, हमने कोई चीज प्लान नहीं कर रखी, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, यहां पे क्या रहेगी, रिजिडिटी रहेगी स्ट्रक्चर्ड वे में, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्लान कर रखा है, हम कहां मॉडिफाई करें, राइट। सो इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू एक्सप्लोर द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम, इशू, फिनोमिना विदाउट क्वांटिफाइंग इट, कि हमें अनस्ट्रक्चर्ड में क्वांटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हम इन जनरल जो है वो प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, उसके नेचर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्टिव्स, डिजाइन, सैंपल, क्वेश्चंस, सारी की सारी प्लान कर रखी है हमने चीजें, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड में सारी की सारी बिल्कुल नाम जो है इसका है उसी बेसिस पे इसका मतलब है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जो कि प्लान्ड है पूरा, अनस्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है, और जब वो प्लान नहीं है तो फ्लेक्सिबल होगा और ये जो है रिजिड रहेगा। और क्वांटिटी अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर्ड में क्वांटिफिकेशन रिसर्च हम देखते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड में हम क्वालिटी पे, नेचर पे फोकस करते हैं। फिर आता है कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल रिसर्च, ये भी जो इनका जो लिटरल मीनिंग है उस बेसिस पे हम कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में एम्पिरिसिज्म की भी बात की थी। सो जो एम्पेरिकल रिसर्च है वो एक्सपीरियंस पे या ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा अलोन। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्या होता है, ये जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेजर तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है, मेथड्स की अगर हम बात करें, फिर हमारे पास हिस्टोरिकल है और एक्सपेरिमेंटल है। और अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास अप्लाइड, उससे पहले बेसिक एंड देन एक्शन है। ये हमने टाइप पढ़े थे, ये हमने मेथड्स पढ़े हैं। सो ये जो आजकल नई टर्म्स निकल के आ रही हैं, सो वो लिटरल टर्म्स के बेसिस पे ही उनका मतलब है। कॉन्सेप्चुअल यानी कि जो हम बोलते हैं ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस है। तो ये कब यूज किया जाता है, ये फिलोसोफर और थिंकर्स यूज करते हैं। कोई नया कॉन्सेप्ट जब उनको डेवलप करना हो या री इंटरप्रेट करना हो, तो उस टाइम पे ये वो जो थिंकिंग वाला प्रोसेस है वो इसमें ज्यादा रहेगा, और ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या थियरी से रिलेटेड होता है। एम्पिरिसिज्म एक्सपीरियंसेस से, डाटा से रिलेटेड होता है। कॉन्सेप्चुअल में डाटा का कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ क्या है, आइडिया और थियरी चल रही है, यहाँ पे डाटा चल रहा है, ठीक है। सो इट इज अ डाटा बेस्ड रिसर्च कमिंग अप विद कंक्लूजन्स दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, कि यहाँ पे डाटा बेस्ड है चीजें जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, क्या करके, एक्सपेरिमेंटेशन से या ऑब्जर्वेशन से। Researcher must formulate a working hypothesis, collects data to prove or disprove his hypothesis. तभी तो हम देखेंगे ना, क्योंकि वो हाइपोथेसिस क्रिएट की, तो एक तरीके से ये एक्सपेरिमेंटल के थोड़ा सा करीब है, ये बोल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे या डाटा कलेक्शन के बेसिस पे चीजों को देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल में सिर्फ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थियरी बेसिस पे। अब आता है हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो एक तो नाम से ही पता चल गया, यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस है, यहाँ पे डाटा पे, क्वांटिटी पे फोकस है। सो क्वालिटेटिव में क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, किस या फिर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, सोशल साइंसेज से रिलेटेड। सो हमें जानना है ज्यादा, हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या है, रिसर्चर डिसाइड किया उसने क्या करना है या क्या नहीं करना है, फिर उसने न्यूमेरिकल डाटा या हार्ड फैक्ट्स जो हैं वो लेके आया। तो जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं या लॉजिकल हैं या न्यूमेरिकल डाटा है, फैक्ट्स हैं, वो सारे के सारे क्वांटिटेटिव रिसर्च या क्वांटिटेटिव अप्रोच का पार्ट रहेंगे। क्वालिटेटिव में क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्जेक्टिव अप्रोच हियर इज टू एक्सप्लोर एंड गेन अंडरस्टैंडिंग। अगेन सेम थिंग, ऑब्जेक्टिव अप्रोच यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना और क्वांटिफाई करना। आपको हर जगह पे क्वांटिफाई जरूर दिखेगा क्वांटिटेटिव रिसर्च में। सो जब हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव की, तो वो डिडक्टिव भी माना जाता है, बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि ये एक्सप्लोर करता है कहाँ, कब, क्या चीजें, ठीक है। लेकिन ये क्या है, क्वांटिटेटिव क्या होगा, टॉप डाउन अप्रोच होगा, जो कि कंफर्म करेगा व्हाट और व्हेन को। इंडक्टिव रीजनिंग मेथड्स जो है वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होंगे, देन डेवलप, फिर वो क्या करेंगे, फाइनली एक थियरी के ऊपर पहुंचेंगे, जनरलाइजेशन के ऊपर। यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग रहेगी, वही सेम चीज हो गया ना, टॉप डाउन अप्रोच हमने पढ़ा था तो डिडक्टिव, और अगर बॉटम अप पढ़ा था, ये इंडक्टिव यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, डिडक्टिव सॉरी, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच क्या हो गया हमारा, इंडक्टिव। सो ये इंडक्टिव रीजनिंग मेथड स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। सो ये हमें वर्ड्स याद रखने हैं कि क्वांटिटेटिव में हम क्या कर रहे हैं,
क्वांटिफाई कर रहे हैं चीजों को, टॉप डाउन अप्रोच है, डिडक्टिव रीजनिंग है। अगर डिडक्टिव है तो हमारा क्या हो गया, जनरल टू स्पेसिफिक हो गया। लेकिन अगर हम इंडक्टिव है और यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफिक टू जनरल हो गया। वर्बल डाटा जो है या इन डेप्थ इंटरव्यूज वो यहाँ पे ज्यादा काम आएंगे क्वालिटेटिव में। डाटा कलेक्शन जो है वो सर्वे जो है या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, ये यहाँ पे क्वांटिटेटिव में काम आएंगे। फिर है क्वालिटेटिव रिसर्च में फर्दर हॉलिस्टिक अप्रोच, रैंडम सैंपलिंग, या हम ये बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यहाँ रहेगी। फिर जो है प्रोसेस ओरिएंटेड इंक्वायरी है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगी। यहाँ पे कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे स्टैटिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डाटा चाहिए प्रूव करने के लिए अपनी हाइपोथेसिस। यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ हम हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ जनरेट करके फिर यहाँ टेस्टिंग के लिए आएंगे। सो यानी हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए हम जो है फिर किसके साथ आते हैं, मिक्स्ड अप्रोच के साथ। इसमें जनरलाइजेबल फाइंडिंग्स कम होंगी, यहाँ पे हम डाटा के बेसिस पे ज्यादा जनरलाइज कर सकते हैं। रिपोर्ट ऑन क्वालिटेटिव रिसर्चेस आर नैरेटिव, यहाँ पे नैरेटिव रहेगी जिसमें डायरेक्ट कोटेशंस होंगी जो पार्टिसिपेंट्स ने बोला है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगी, स्टैटिस्टिकल ज्यादा होगी और वो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप हमें दिखाएगी क्वांटिटी के बेसिस पे। यहाँ पे सैंपल साइज स्मॉल रहेगा, लार्ज डाटा जो है वो रहेगा, क्योंकि जिसने जो बोला हम कोटेशंस में डाल रहे हैं ना। रिसर्चर बायसनेस, क्रिएटिव प्रोसेस, ये ज्यादा इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अच्छा होगा, सैंपल साइज की रिक्वायरमेंट या ये सारी चीजें कि हमें कितना सैंपल चाहिए जिसके बेसिस पे हम जनरलाइज कर सकें। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्वालिटेटिव में हम बायोग्राफी, फिनोमिनोलॉजी, ग्राउंडेड थियरी, एथनोग्राफिक स्टडीज, केस स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, सो इन सबको इंक्लूड करते हैं। क्वांटिटेटिव में जब हमें क्वांटिटी की बात आती है तो हम इन सबको लेके चलते हैं। सो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब जो ये क्वांटिटेटिव में क्वालिटेटिव में हमने पढ़े, इन सब में से बाकी चीजें तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, बट जो एक दो चीजें जरूरी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है एथनोग्राफी, जैसे हम बोलते हैं ना एथनिक स्टडीज, कि अगर किसी के पर्टिकुलर कल्चर के बारे में हमें जानना है या किसी कबीले के बारे में हमें स्टडी करना है, तो रिसर्चर जो है वो वहां पे जाके रह सकता है। ठीक है, ताकि उसको स्पेसिफिक जो उसका जो कल्चर है कबीले का या जहां भी वो रिसर्च करना चाह रहा है, सो वो अब जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो सारी की सारी डिटेल में रिसर्च कर सके, उसको हम बोलेंगे एथनोग्राफी। एक होता है ग्राउंडेड थियरी, ये क्वालिटेटिव अप्रोच जो है उसके अंडर ही आएगा, ये यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा। क्वालिटेटिव अप्रोच टू जनरेट एंड डेवलप अ थियरी फ्रॉम डाटा दैट रिसर्चर कलेक्ट, तो जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, हम एक थियरी बना के चल रहे हैं जिसको हम ग्राउंडेड थियरी बोल रहे हैं। ठीक है, ग्राउंडेड थियरी एजुकेशन जो नेट है उसके सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन है, सो मैं अलग से भी जो है वो चैनल पे कवर करवाऊंगी। अगर आपको और डीप में करना है तो आप वो भी देख सकते हैं बाद में। फिर आता है फिनोमिनोलॉजी, इसमें हम एक पर्टिकुलर फिनोमिना देखते हैं, ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च ही माना जाता है। इसमें रिसर्चर क्या करता है कि वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है एक या उससे ज्यादा इंडिविजुअल्स का जो एक्सपीरियंस है किसी भी फिनोमिना के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि वो इंटरव्यू कर रहा है कि कोई भी 10 प्रिजनर हैं, जेल में कोई कैदी हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर, सो प्रिजनर ऑफ वॉर जो कि युद्ध के टाइम पे लड़े होंगे। ठीक है, सो प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो क्या है, उनकी वाइफ से वो इंटरव्यू कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि उनका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। सो वो एक तरीके से एक फिनोमिना हो गया कि आप एक से ज्यादा लोगों के एक्सपीरियंसेस जो है वो जानना चाह रहे हैं। फिर मिक्स्ड रिसर्च जो हमने आपको बता ही दिया कि दोनों को जब हम साथ लेके चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्योंकि एक्सक्लूसिवली हम नहीं पढ़ते कि सिर्फ क्वांटिटेटिव हो या सिर्फ क्वालिटेटिव, हम मिक्स करके चलते हैं। हमें डाटा की भी जरूरत पड़ती है और क्वालिटी की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो वो क्या होगा, मिक्स्ड रिसर्च, जहां हम दोनों चीजों का यूज कर रहे हैं। ये आप जो है स्लाइड यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जो कि किसी भी रिसर्च की शुरुआत में एक्सप्लोर करने के लिए हम बोलते हैं ना कि हमें बाहर जाना चाहिए, चीजों को देखना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए। सो वो एक्सप्लोर करना जो है वो रिसर्च के स्टार्टिंग में होता है यूजुअली। ठीक है, सो उसमें हम क्या करते हैं, हम जो है रिलेटेड लिटरेचर का रिव्यू कर लिया या बाकी चीजें देख ली, जिसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, मेजरली तो हम इसमें लिटरेचर रिव्यू ही करते हैं ताकि हम एक्सप्लोर कर पाए कि जिस फील्ड में हम रिसर्च करना चाहते हैं उस फील्ड में और क्या क्या स्कोप है, या मैं किसी और क्या चीज पर रिसर्च फर्दर कर सकते हैं। तो इसमें हम रिसर्च शुरू करने से पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है ये होता है।
एक्सप्लेनेटरी जो कि एक्सप्लेन करेगा। सो एक तरीके से जब एक्सप्लोर कर लेंगे आप, तभी तो आप सिचुएशन को या फिनोमिना को, एस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट। सो जो हाउ और व्हाई का जो डिफरेंस बताता है वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होगा कि क्यों और कैसे हो रही हैं चीजें। जैसे कि एग्जांपल है व्हाई एग्जामिनेशन रिलेटेड स्ट्रेस लीड्स टू रोट लर्निंग, कि हमें स्ट्रेस हो रहा है और हम बस रटे जा रहे हैं एग्जाम के लिए, राइट। सो वो जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्लेन करना एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आ जाएगा। एनालिटिकल रिसर्च वर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। रिसर्चर जो है इसमें फैक्ट और इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं और अटेम्प्ट करते हैं क्या, एक क्रिटिकल इवेल्युएशन। जैसे रिव्यू लिखते हैं ना, कि आप बहुत सारे जो है चीजों को पढ़ के, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को देख के, एनालाइज करके, क्रिटिकली सोच के फिर आप एक अपना रिव्यू लिखते हैं, पेपर लिखते हैं, तो वो क्या रहेगा, एक तरीके से एनालिटिकल रिसर्च में हम मान के चल सकते हैं। सो ये जो है हमने कंप्लीट टाइप्स पढ़ लिए, मेथड पढ़ लिए, अप्रोचेस पढ़ लिए और हम वेरिएबल्स डिटेल में हमने कर लिए। सो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। और स्टेप्स ऑफ रिसर्च के साथ साथ इसमें जो जो चीजें डिटेल में बच गई, जैसे कि सैम्पलिंग या फिर रिसर्च डिजाइन, सो जो जितने भी स्टेप्स होते हैं ना, उसके अंदर ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती हैं। उसमें वेरिएबल्स भी इंक्लूड होते हैं, बट वो वाली वीडियो और ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने वेरिएबल्स जो है वो यहाँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ इंक्लूड कर दिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।